रीबर्थ ऑफ हार्टलेस डेस्टिनी एपिसोड 2। अब आगे। जीवंत हॉस्पिटल। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुके थे। अब अशोक जी को कुछ काम था तो वो अरुण के साथ बाहर गए हुए थे। यहाँ अनामिका सीता जी की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और सीता जी प्यार से उसके सर को सहला रही थी और बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में उसे बता रही थी। उनका वार्ड बिल्कुल एक लग्जरियस रूम के जैसे था। ये हॉस्पिटल राजवंश कॉर्पोरेशन के अंदर ही आता था। उस प्यारे से माहौल में अचानक से एक न्यूज ने सीता जी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सामने टीवी पर एक रिपोर्टर की आवाज आई। आज के सनसनीखेज खबर सूत्रों से पता चला है कि शिमला में एक खुफिया जगह पर अवैध तरीके से बच्चों की स्मगलिंग किया जा रहा था। एक अज्ञात फोन कॉल के कारण पुलिस उन लोगों के इतने बड़े समूह को पकड़ पाए और वहां से लगभग 100 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें किडनैप करके गलत कामों के लिए अलग अलग जगह बेचा जाता था। इस गिरोह की पुलिस को बहुत पहले से तलाश थी, जो आज एक अज्ञात काल के कारण पकड़ी गई। आइए जानते जनता क्या कह रहे हैं। इन घटिया लोगों को कड़े से कड़े सजा देनी चाहिए। एक ने कहा, इंसानियत मर चुके हैं, दुनिया में मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते ये लोग। देश का भविष्य खतरे में है। इन घटिया लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सीता जी भी न्यूज देखते हुए गुस्से से बोली, बच्चों की तस्करी, कैसे घटिया लोग हैं ये। आखिर इन लोगों के दिल नहीं कहते। पता नहीं कितने बच्चों की जिंदगी खराब के होगी इन लोगों ने। इन्हें फांसी दे देनी चाहिए। वो गुस्से से कांप रहे थे। उन्हें ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी। अनामिका ने जब देखा कि उसकी माँ गुस्से में है तो तुरंत उनका हाथ पकड़कर अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, माँ शांत हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और उसके सीता जी के गाल पर की किस कर दिया। हाँ मेरे बच्चे। वो अनामिका के किस करने से खुश हो गई। उन्होंने उसके मासूम से चेहरे को देखा। अचानक उन्हें ख्याल आया कि अशोक जी ने बताया था। अनामिका जब उन्हें मिली थी तो उसने बताया था कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। क्या ये लोग इसी गैंग के हो सकते थे? क्या उनकी बच्ची मुसीबत में थी? अगर उन लोगों ने उनकी बच्ची को भी किडनैप कर लिया होता? ये सोचकर ही उनका दिल कांप गया। वो तो आचा हुआ कि अनामिका अब उनके पास थी। उन्होंने उसे कस के गले लगा लिया, जैसे अपने आंचल में छुपा कर सारी मुसीबत से बचाना चाहती हो। अनामिका भी अच्छे बच्चों की तरह उनके सीने में छुप गई, जैसे कितनी डर गई हो। लेकिन अचानक से उसकी नजर उस न्यूज पर गई जो अभी चल रही थी। देखते ही देखते उसके होठ हल्के मुड़े और एक तिरछी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। उसने मन में कहा, पहली शुरुआत धमाके के साथ। और कुछ देर पहले के बारे में सोचने लगी। फ्लैशबैक कुछ देर पहले अंडस्को। अनामिका खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही थी। अचानक उसकी नजर बाहर कुछ लोगों पर पड़ी, जो हाथ में किसी की तस्वीर लिए शायद किसी को ढूंढ रहे थे। अनामिका को समझते देर नहीं लगी कि ये लोग वही हैं जो उसके पीछे पड़े थे। ये यहाँ भी उसकी ही तलाश में आए हैं, उसे ही ढूंढ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, मुझे ढूंढा जा रहा है। अफसोस मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं ये लोग नार की न पहुंच जाए, क्योंकि लगता है इस जन्म में मुझसे कुछ ज्यादा ही पाप होने वाले हैं। कहकर वो हल्का सा हंस दी। अनामिका ने एक नजर उन्हें देखा और आराम से रूम से निकल गई। अभी कोई भी उसके वार्ड में आने वाला नहीं था, क्योंकि अशोक जी अपने किसी काम से बाहर गए थे और सीता जी रूम से आराम कर रही थी। तो रास्ता क्लियर था। बाकी रही बाहर खड़े बॉडीगार्ड की, तो उन्हें चमका देना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। थोड़ी देर बाद वो बॉडीगार्ड को चकमा देकर सीधे दूसरे तरफ वाले बाथरूम में गई। वहां एक टूटी खिड़की थी, वो रेनोवेट होना था। ये देखो, हल्का सा मुस्कुराई, लगता है भगवान भी चाहते हैं मैं जल्दी ही उन्हें नर्क भेजूं। वो आराम से कूद के बाहर निकल गई। बाहर वो लोग हॉस्पिटल के अंदर तो नहीं आ सकते थे, क्योंकि अशोक जी ने पूरी सिक्योरिटी को अलर्ट कर रखा था। कोई भी अनजान इंसान अंदर ना आ सके। अचानक से एक गुंडे ने कहा, साला ये लड़की कहाँ चली गई है, अगर नहीं मिली तो बोस हमारी जान खा जाएगा। कहकर वो इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर अनामिका पर पड़ी। वो चौंका, फिर गौर से उसने एक बार अपने हाथ में पिक्चर जो अनामिका की थी उसको देखा, फिर एक बार अनामिका को। उसके बाद वो बाकी लोगों को जल्दी से बोला, वो देखो वो रही वो लड़की, चलो जल्दी उसे आज पकड़ कर ही रहेंगे। सभी उसके पीछे भागे। अनामिका हॉस्पिटल के पीछे चली गए, जहाँ कोई कैमरा नहीं थे। वो गुंडे अब तक वहां आ चुके थे। कहाँ गई वो लड़की? आज तो मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। ढूंढो उसे, वो साली 1.5 फुट की लड़की ने नाक में दम कर रखा। ढूंढो, यही कहीं होंगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो अंकल? सभी ने आवाज की दिशा में देखा, जहाँ एक छोटी आकृति पेड़ से टिक कर खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रही थी। तेरी तो रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। कहकर एक मोटा आदमी उसकी तरफ भागा।
वो जैसे अनामिका को छू भी पता उससे पहले ही उसके चिखने की आवाज आई और वो अपनी नाक पाकर कर जमीन पर रेंगने लगा। सब मुंह खोले उसे देखने लगे, क्योंकि अनामिका ने आसानी से एक पंच से सीधे उसकी नाक पर दे मारा। उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज थे कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। ओह, आप ठीक तो हैं अंकल, कहते हुए अनामिका चिंता से उस मोटे आदमी के पास गई, जैसे वो बहुत कंसर्न हो उसकी कितनी चिंता हो उसे। वो मोटा आदमी जोर से चिल्लाया, दूर रहो मुझसे, सब देख क्या रहे हो, पकड़ो इस शैतान लड़की को। हम कुल 5 लोग हैं, इसी बहाने मेरी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अनामिका ने सोचा। उनमें से एक आदमी गुस्से से लगभग पागल होने वाला था। उसने एक चाकू निकाला और अनामिका की तरफ दौड़ा और चाकू से अनामिका पर वार किया। अनामिका ने आराम से उसे डोज कर दिया और एक तेज पंच सीधे उसे पेट पर मारा, जिस वो आदमी कुछ दूरी पर जा गिरा। एक छोटी 12-13 साल के लड़की में इतनी ताकत। वो अपना पेट पकड़े लगभग चिल्लाने लगा। उसके मुंह से खून आने लगा था। उनका बॉस, जो एक कला जैसे आदमी था, जो देखने में ही घिनौना लग रहा था, उसने अपने जीभ बाहर निकलकर गंदे तरीके से अनामिका को देखकर कहा, मैंने तो सोचा बच्ची है, लेकिन ये तो बड़ी आग निकली। अब तो इसे मैं ही खरीदूंगा। उसके आंखों में अजीब हवस दिखाई दे रही थी, जो अनामिका ने बखूबी देख ली। अभी तो वो नॉर्मल ही लड़ रही थी, पर उस इंसान के ऐसे घटिया बातों का मतलब उसे साफ समझ आ रहा था। उसकी आंखें अब धीरे धीरे डार्क होने लगे, जिसे किसी ने गौर नहीं किया। उस आदमी ने अपने दोनों आदमियों को अनामिका को पकड़ने के लिए भेजा और खुद धीरे से उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई डर ना हो। वो अनामिका की खूबसूरती देख के पागल हो गया था। वो अनामिका के पास पहुंचा और उसे छूने ही वाला था कि अनामिका ने एकदम से चाकू सीधा उसकी आंख में घुसा दिया। एक पल के लिए वहां सबकी सांसें अटक गई। ये नजारा बहुत ही भयानक था। अचानक वो आदमी के दिल दहला देने वाली चीख चारों तरफ गूंज उठी। अनामिका यहाँ ही नहीं रुकी, उसने झुककर बेदर्दी से उसके बाल पके और झटके से चाकू निकालकर उसकी दूसरे आंख में घुसा दिया। ये करते वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके चेहरे पर खून की छींटे पड़ गए थे, जिससे वो और भयानक लग रही थी। वो दोनों आदमी डरकर कांप गए और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगे और भागने लगे। अनामिका ने अपना सर उस तरफ मोड़ा और अपने हाथ में पड़े चक्र को उनकी तरफ फेंका, जो सीधे उनके सर में जाकर घुस गया और ऑन द स्पॉट वो वहीं मर गए। एक एक करके अनामिका ने सबको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वो ऊपर से नीचे तक खून से रंगी हुई थे। कोई देख लेता तो वही बेहोश हो जाता। उसने सभी लाशों पर एक नजर डाली और वही रखा पेट्रोल उन सब पर डाल दिया। उसने एक गुंडे की पॉकेट से माचिस निकला और उन पर फेंक दिया और सर्द आवाज में कहा, स्वाहा। उद्धरण चिन्ह। अनामिका की आंखें हद से ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी आग थी। बिना किसी जल्दीबाजी के वो आराम से मुड़ी और आखिरी बार उन सभी को देख तिरछा मुस्कुरा दी और धीमे से कहा, सी यू सून इन हेल, कहकर अपने हाथ वेव किए और वहां से उस धुएं में गायब हो गई। वहां से निकलकर वो सीधा उसी रास्ते से हॉस्पिटल पहुंचकर पहले अपने कपड़े बदले और फिर उन्हीं में से एक के फोन से उसने पुलिस को उन लोगों में बारे में अपनी आवाज चेंज करके कॉल किया था और पूरे गिरोह की इंफॉर्मेशन दी और फोन में कुछ करके उसे डिसमेंटल कर दिया। फिर आराम से वो सीता जी के कमरे में आए और उनके पास लेट गई और बातें करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। फ्लैशबैक एंड। अनामिका ने हल्की सी स्मृत की और अपनी आंखें बंद कर ली। अंडरस्को। जीवंत हॉस्पिटल। सीता जी के वार्ड का दरवाजा खुला और अशोक जी अंदर आए। सीता, वो शांत रहिए, धीरे बोलिए, लाडो सो रही है। उन्होंने अशोक जी को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि कुछ देर पहले ही अनामिका सो चुकी थी। अशोक जी धीरे से सीता जी के पास आए और धीमे से कहा, जेट रेडी है, चलिए। सीता जी ने अनामिका की तरफ इशारा किया, तो अशोक जी ने धीरे और आराम से अनामिका को अपनी गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए सीता जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चले भाग्यवान। उनकी बात पर सीता जी ने सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो अपनी कार से उतरे और जेट की तरफ चल दिए। ये उनका प्राइवेट जेट था, जिस पर राजवंश कॉर्पोरेशन का लोगो भी लगा था। अनामिका अशोक जी के गोद में आराम से सो रही थी। आफ्टर ऑल कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली आज उसने, अब भाई आराम भी तो जरूरी है। सभी के बैठने के बाद जेट मुंबई की ओर रवाना हो गई और अनामिका अपनी नई जिंदगी की ओर। अशोक जी ने मुंबई में सबको इन्फॉर्म कर दिया था और ये भी बता दिया था कि वो अपनी प्रिंसेस के साथ आ रहे हैं, तो स्वागत की तैयारी करने। वही दूसरी तरफ
मुंबई के पोज इलाके में राजवंश मेंसन के अंदर आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। राजवंश मेंसन मुंबई के सबसे आलीशान मेंसन्स में से एक था। वही मेंसन के अंदर सभी लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे। कोई फूलों की माला से चौखट को सजा रहा था, तो वही कुछ नौकर रंगोली बना रहे थे। पूरा घर को बहुत सारे फूलों से सजाया हुआ था, जो सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये फूल यहाँ क्यों लगाए हैं? इसे दरवाजे पर लगना था। तुम लोग क्या कर रहे हो? हे भगवान, कितना कुछ समझना पड़ेगा मुझे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। ये आवाज थी कल्याणी राजवंश की। 65 साल के कल्याणी राजवंश, जो आज इस उम्र में भी खुद को मेंटेन की हुई है। अरे कल्याणी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम सुबह से इधर से उधर भाग दौड़ कर रही हो, थोड़ा तो सांस ले लो। सोफे पर बैठे उनके पति दिग्विजय राजवंश ने उन्हें समझाते हुए कहा। अरे आप तो चुप ही रहिए और बस अखबार पढ़िए। ये सुनकर उनके पति और परिवार के मुखिया दिग्विजय राजवंश जी का तो मुंह बन गया। वो हमेशा अपनी पत्नी के सामने हार जाते थे, पर उनका प्यार भी उनके जैसा था, एवरग्रीन। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज। उन्होंने पलट कर देखा तो वहां उनका छोटा बेटा संजय राजवंश उनकी हालत पर हंस रहा था। दिग्विजय जी ने चिढ़कर कहा, चुप कर नालायक, अपने बाप पर हंस रहे हैं, जरा भी शर्म नहीं आती? संजय जी ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए कहा, मैं कहाँ हंस रहा था। तभी किचन से उनकी पत्नी नैना राजवंश ने आते हुए अपने पति यानी संजय जी से कहा, उद्धरण चिन्ह है आपको, जो मैंने काम दिया था वह हो गया। संजय जी अभी कुछ बोलते उससे पहले जी कल्याण जी ने उसकी बात काटते हुए नैना जी से पूछा, बेटा तूने सारी तैयारियां कर दिया है ना? ना, वह लोग किसी भी वक्त आते होंगे। नैना जी ने कहा, माँ आप टेंशन मत लो, सारी तैयारी हो चुकी है। तभी वहां से एक नौकर दौड़ता हुआ और कहा, वो लोग आ गए हैं। वही मेंशन के पीछे जेट लैंड हुआ और उसमें से अंडस को अनामिका, सीता जी और अशोक जी का हाथ पकड़े इधर उधर देखते हुए नीचे उतारने लगी। सारे बॉडीगार्ड अनामिका के देखते रह गए, क्योंकि वो उस पिंक ड्रेस में लग ही रही थी एकदम गुड़िया जैसे। सब एक टक जैसे उसे देखने में खो गए। जैन अशोक जी ने देखा कि कैसे सभी उनकी प्यारी प्रिंसेस को घूर घूर कर देख रहे हैं, तो उसने अनामिका को झट से अपनी जोड़ में उठा लिया और घूर कर सबको देखने लगे, जिससे सभी बॉडीगार्ड ने डरकर अपने नजरें नीचे कर ले। अनामिका गौर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी और फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल रखे थे और देख रही थी। यह मेंशन वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत फाउंटेन, गार्डन, सब कुछ सुकून देने वाला था। तभी सब परिवार के लोग दरवाजे के पास पहुंचे। सभी घर वाले भी बाहर आ चुके थे। कल्याण जी ने जैसे ही अपने बेट बहू को सलामत देखा, तब जाकर उन्हें शांति मिली नहीं। उन्होंने झट से उन्हें गले लगा दिया। उनकी एक्सीडेंट की खबर सुनकर तो उनकी जान ही सूख गई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें देखकर सीता जी ने कहा, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखिए हम किसी अपने साथ लेकर आए हैं। कहकर उन्होंने अनामिका को बुलाया, लाडो इधर आए। तभी सभी का ध्यान उस नन्ही सी आकृति पर गया, जो अपनी मासूमियत भरी टिमटिमाती आंखों से सबको देख रहे थे। कल्याणी जी की आंखें जैसे चमक सी गई। उसने प्यार से पहले सबकी आरती उतारी और सभी को अंदर आने को कहा। वही अनामिका अशोक जी के पीछे से अपनी नन्ही आंखों से टुकुर टुकुर उन्हें ही देख रही थी। अशोक जी ने पहले के घर पर सबको अनामिका के एडॉप्शन के बारे में बता दिया था कि कैसे उसने उसकी जान बच्चे, कैसे उस बच्ची की मासूमियत उनके दिल में उतर गई और उन्होंने और सीता जी ने अनामिका को अडॉप्ट करने का फैसला लिया। तब से सभी उस बच्ची से मिलने के लिए आतुर थे कि किसने उनके खदुश बेटे के दिल में इतनी जल्दी जगह बना ली। पर अब अनामिका को अपने सामने देखकर सभी का कंफ्यूजन दूर हो गया और सभी उसे प्यार से निहारने लगे। दिग्विजय जी और कल्याणी जी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उन्हें भी एक प्यारी पोती की चाह थी, जो आज पूरी हो गई। उन्होंने अनामिका को देखकर है उसे अपनी पोती मान लिया। वही कोई और भी था आहा, जिसकी आंखों में अनामिका को देखकर चमक आ गई थी। अचानक से अनामिका के ही एज का लड़का उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और गौर से अनामिका को देखकर कहा, तुम तो बिल्कुल लिटिल फेरी जैसी लगते हो। सभी उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। वो लड़का संजय राजवंश और नैना राजवंश का इकलौता बेटा आरव राजवंश, सबसे छोटा और सबसे शरारती। अनामिका भी गौर से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन है, तो उसने सीता जी की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रहे हो, कौन है ये? सीता जी ने प्यार से कहा, ये तुम्हारा भाई है। जिसपे सीता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये अपनी लिटिल सिस्टर है। अब आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा। आरव तो ये सुनकर ही खुश हो गया कि ये फेरी जैसे देखने वाली लड़की उसकी बहन है।
वो खुशी से अनामिका से बंदर की तरफ चिपक गया। सभी ये देखकर हंसने लगे और सभी लिविंग अनामिका सामने बैठे थे और सब उसे गौर से देख रहे थी। उसकी आंखों में दुनिया भर से मासूमियत लिए अनामिका उन सबको देख रहे थे। तभी सीता जी ने उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। कल्याणी जी उसे अपने पास बुलाए और प्यार से उसका चेहरा थमते हुए कहा, ये तो बिल्कुल लक्ष्मिका का ही रूप लगती है। कहकर उन्होंने अपने आंखों से काजल का टीका अनामिका के कान के पीछे लगा दिया। फिर एक एक करके सब अनामिका से घुल मिल गए। वही आरव तो पूरा टाइम अनामिका के पीछे पीछे रहा। वो तो अपनी लिटिल फेरी को छोड़ ही नहीं रहा था। वो अभी से ही उसके लिए प्रोटेक्टिव हो रहा था। अनामिका जो अपनी दादी माँ के गोद में बैठी थी, सभी को निहार रहे थे। किसी के आंखों में उसे अपने लिए नफरत दिखाई नहीं दे, सभी उसे प्यार से देख रहे थे। क्या परिवार सच में ऐसे होते हैं, जो पराये होकर भी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं? और एक वो है, जिन्होंने मुझे जन्म देकर अनाथ बना दिया। इतना सोच ही उसके चेहरे पर करवाहट भरी मुस्कान आ गई। मुंबई, रजनाश मेंशन। कल्याणी जी, सीता जी और नैना जी तीनों अनामिका को घेर कर बैठे थे और उसे दुलाने में बिजी थे। और दूसरे सोफे पर दादाजी, संजय जी और सबसे ज्यादा तो अशोक जी और हमारा छोटा आरव के चेहरे देखने लायक थे। सभी जलन भरी नजरों से सभी लेडीज को देख रहे थे। अरे भाई, उन्हें भी अनामिका से बातें करने थे, पर ये लोग उसे एक सेकंड के लिए छोड़े तब ना। आखिर में तंग आकर अशोक जी लगभग चिढ़ते हुए सोफे से उठे और अनामिका के पास जाकर उसे अपने गोद में एक कंगारू के बाचे की तरफ खुद से चिपका लिया और सबको घूरते हुए कहा, बस भी करो आप लोग, प्रिंसेस को भूख भी लगी होगी है। देखो भूख से कितना मुरझा गया है इसका चेहरा। पहले तो उनके अचानक ऐसे अनामिका को गोद में उठाने से सभी लेडीज उन्हें खा जाने वाले नजरों से देखने लगी। लेकिन जब उनके बात सुनी उद्धरण चिन्ह है, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अनामिका को तो सच में भूख लगी होगी और वो लोग अपनी प्रिंसेस से बाटर करने में बसी थी। कल्याणी जी तुरंत उठी और अनामिका को उनकी गोद से लेकर उसका हाथ पाकर कर डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोली, चलो अनु, आज मैं अपनी राजकुमारी को अपने हाथों से खाना खिलूंगी। अनामिका को बहुत हंसी आ रही थी सबके चेहरे देखकर। वो भी चुपचाप हल्की मुस्कान के साथ अपनी दादी माँ के साथ बैठ गई। इधर अशोक जी अवाक होकर अपने खाली हटों को देखते रह गए, जहां अभी अभी उनकी प्रिंसेस थी। वो भी मुंह बनाते हुए अपनी माँ के पीछे चल दिए। इधर डिनिंग हॉल में दादी माँ ने अनामिका को अपने बगल वाली सीट पर बैठाया, तो आरव तुरंत अनामिका के दूसरे वाली सीट पर जा बैठा और इतराते हुए अपने दादाजी को देखने लगा, क्योंकि वो चुपके से वही बैठने के फिराक में थे। दादाजी आरव को देखकर चिढ़ गए। मन मार कर सभी अपने अपने सीट पर बैठ गए। अनामिका ने डिनिंग टेबल पर अपनी नजर दौड़ाई। वहां एक से एक खाने की वैरायटी थी, जिसे उसने देखे भी नहीं। वो अपनी चमकती आंखों से सब चीजें देख रही थी। वहां बैठे सभी लोग प्यार बाहरी नजरों से उसे ही निहार रहे थे। वो लगी इतनी प्यारी रही थी, बिल्कुल छोटी खरगोश की तरह। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और एक पनीर की पीस उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिस अनामिका एकटक उन्हें देखते रह गई। फिर उसने वो पीस अपने खा लिया। ये बहुत टेस्टी है दादी माँ। उसने एक पीस उठाकर दादी माँ की तरफ बढ़ा दिया, तो दादी माँ ने मुस्कुराते हुए प्यार से वो पीस खा लिया और सबकी तरफ सिर उठाकर देखने लगी, जैसे कहने चाह रही हो, देखो मेरी प्रिंसेस ने मुझे सबसे पहले खिलाया है। उनके पास बैठे दिग्विजय जी चीर गए और उन्होंने ने प्लेट से एक पीस अनामिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, प्रिंसेस ये लीजिए और बताए कैसे लगा। अनामिका ने वो निवाला भी खा लिया और कहा, उद्धरण चिन्ह, बहुत टेस्टी है दादू। फिर उसने भी एक निवाला की तरफ बढ़ा दिए। दिग्विजय जी थोड़े भी भूख हो गए और वो निवाला खा लिया। अशोक जी जलान से उन लोगों को देख रहे थे। आरव कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने कहा, लिटिल फेरी मुझे भी खिलाओ ना, कह पर 12 सा मुंह अनामिका की तरफ कर दिया, तो अनामिका ने भी मुस्कुराते हुए उसे वो निवाला खिला दिया। अब अनामिका अपनी सीट से उठी और सबसे पहले अशोक जी के पास गए और प्यार से अपने हाथ का निवाला प्यार से अशोक जी के तरफ करते हुए कहा, डैड ये लीजिए। अशोक जी बहुत खुश हो गए कि उनकी बेटी उन्हें भूली नहीं। उन्होंने ने भी खुशी खुशी उसे निवाला खिलाया। उनसे बाद सीता जी ने प्यार से बेसन का हलवा उसे खिलते हुए कहा, लाडू ये खाइए, आपकी फेवरेट, और बताइए कैसे लगी। अनामिका को बेसन का हलवा बहुत पसंद था, जो पता नहीं लास्ट कब उसने खाया था। वो अभी उन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहती थी। उसके कहा, बहुत टेस्टी है माँ। फिर ऐसे ही संजय और नैना जी को भी खिलाया। सब बस प्यार से अनामिका को देख रहे थे। उनके घर में सभी लड़के ही थे, लेकिन आज अनामिका के कारण उन्हें एक प्यारी पोती, बेटी, बहन सब मिल गए। वो लोग अनामिका को पाकर बहुत खुश थी। ऐसे ही कहने के बाद सभी ने अनामिका को ढेर सारे गिफ्ट्स दिए।
कल्याणी जी और दिग्विजय जी ने स्पेशल उसके लिए पूरा थर्ड फ्लोर खाली करवा दिया था जो पूरा अनामिका का था। सीता जी ने अशोक जी से कहा, ये तीनों नालायक कहाँ है, उन्हें पता है ना आज उनकी बहन आने वाली है। तो संजय जी ने कहा, भाभी अद्वैत तो बिजनेस के लिए बाहर गया है, ईशान तो अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए गया हुआ है। तब नैना जी ने कहा, और वीर कॉलेज ट्रिप पर। तभी दादाजी ने कहा, अशोक ने उसे अभी आपकी कंडीशन के बारे में बताने के लिए मना किया था। सीता जी ने कहा, हम डैड ये तो ठीक किया आपने। वही आरव आराम से अनामिका के बगल में बैठकर उसके साथ बहुत सारे पिक ले रहा था और उसे बहुत सारे बातें बता रहा था। अनामिका भी बहुत गौर से सारे बातें सुन रही थी। जब आरव ने देखा कि उसकी छोटी बहन कैसे उसकी सारी बातें कितने ध्यान से सुन रहे, तो वो बहुत खुश हो गया। तुम्हें पता है लिटिल सिस मेन उन लोगों को तब आचा सबक सिखाया, फिर उन लोगों को पता चला कि आरव राजवंश क्या चीज है। लिटिल फेरी तुम सुन रही हो ना? उसने 2 बार आवाज लगाया, तब जाकर सबका ध्यान अनामिका पर गया, जो आराम से आरव और सबकी बातें सुनते सुनते ही सोफे पर सो गई। सोते हुए ये कितने प्यारी लगते हैं, मेरी बहन सच में बहुत खूबसूरत है, मुझे इसे सबसे छुपा के रखना होगा। आरव ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, वो अपनी लिटिल सीस को प्रोटेक्ट करेगा। दादी ने कहा, हाय मेरी बच्चे, किसी की ये नजर ना लगे, कितने प्यारी पोती है मेरी। उन्होंने अपनी आंख से काजल निकलकर अनामिका के कान के पीछे लगा लिया और उसके सिर को चूम लिया। अशोक जी और सीता जी प्यार से अपनी बेटी को देख रहे थे, जिसके घर में आने से एक अलग ही रौनक आ गए थे। शोर मत करो, वो उठ जाएगी, दादाजी ने प्यार से अनामिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आरव ने कुछ सोचा और अपने फोन से अनामिका की प्यारी सी तस्वीर क्लिक की। अनामिका आवाज सुनकर हल्का सा काशमसाए, जिससे सभी अलर्ट हो गए कि कहीं अनामिका जाग ना जाए। सीता जी तुरंत उसके पास आए और प्यार से उनके सिर को सहलाया, जिससे अनामिका गहरी नींद में चली गई। अशोक ने अनामिका को सॉफ्टली और केयरफुली अपनी गोद में उठाया और थर्ड फ्लोर पर लेकर चले गए। इधर उसने जाने के बाद आरव ने तुरंत फोन निकाला और अनामिका के सोते हुए और अपने साथ भी क्यूट पिक एक ग्रुप में सेंड कर दिया। उसके चेहरे पर एक शरारतीय मुस्कुराहट थी और कैप्शन में लिख दिया, माई लिटिल फेरी सीस विथ मी, और फोन बंद करके मुस्कुराने लगा। उधर अशोक ने थर्ड फ्लोर पर पहुंचकर अनु का रूम ओपन किया, जो बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरफ बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज फेरी लाइट से डेकोरेटेड था, बिल्कुल एक फेरी वर्ल्ड की तरह। अशोक जी और सीता जी ये देख चौंके, क्योंकि सच में ये बिल्कुल फेरी वर्ल्डवा की तरह लग रहा था। अशोक जी आराम से अनामिका को बेड के पास ले आए और सीता जी ने वही लगे व्हाइट कर्टन्स जो बेड के चारों तरफ लगे थे, उसे साइड किया और अशोक जी ने आराम से अनामिका को बेड पर लिटा दिया और झुककर उसके माथे में प्यार से चूम लिया। सीता ने अनामिका के चारों तरफ लाइट्स हल्की डिम कर दी, जिससे अनामिका आराम से सो सके, और उन्होंने भी उसके माथे पर किस करके कहा, गुड नाइट लिडो, और दोनों वहां से बाहर चले गए। वही दूसरी तरफ राठौर मेंशन राजस्थान, उस लड़की की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि हमारी बच्ची को उसने खाई में धक्का दे ही दिया था और अब पता नहीं कहाँ भाग गई है। ये आवाज राधिका जी की थी, जिन्हें अपनी बेटी के गुम होने से ज्यादा कियारा के न के बार बार चोट से मतलब था। वो अपने सामने अपने पति राजेंद्र राठौर से कह रही थी। हॉल में बैठे सभी लोगों को अनामिका से नफरत कर रहे थे, पर दूसरी तरफ राजेंद्र जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जैसे उनकी सबसे कीमती चीज खो गई हो। वो कुछ बोल नहीं रही थे, फिर भी उनकी दिल में कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा था। वही राघव, जो पता नहीं गुस्सा भी था और थोड़े बेचैन भी। वही कियारा ने जब देखा कि उसके डैड कुछ नहीं बोल रहे, तो हो उसे अनामिका से नफरत होने लगी। उसने मन में कहा, काश तुम कभी वापस न आओ और वही मर जाओ। उसने अपना रोना शुरू कर दिया और राजेंद्र जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, इंग सूरी डैड, ये सब मेरी वजह से हुआ, काश अनामिका के धक्का देने पर काश मैं मर जाती तो अच्छा होता डैड, मुझे माफ कर दीजिए। कहते कहते वो बेहोश होने का नाटक करने लगी, जिसे राजेंद्र जी, जो कियारा से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने अब अनामिका से फिर से नफरत सी होने लगी। अंडस्को सब परिवार के लोग कियारा के रूम में थे। राजेंद्र और राधिका दोनों कियारा के पास बैठे थे। राधिका के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या हाल हो गया है मेरी बच्ची का, देखिए कैसे बेजान सी पड़ी है, राधिका ने राजेंद्र से रोते हुए कहा। तभी एक आवाज आई, सबने दरवाजे की तरफ देख, जहां 2 लोग मौजूद थे। बस कीजिए दीदी, शांत हो जाए, आप ऐसे रोएंगे तो हमारी राजकुमारी को कौन संभालेगा, कामिनी राठौर जो अभी अभी रूम में आई थी, उसने आते ही कहा। कामिनी राठौर राजेंद्र के छोटे भाई रंजीत राठौर की पत्नी, बिल्कुल अपने नाम से मेल खाती हुई शख्सियत है।
इनकी, लेकिन ये कियारा से बेहद प्यार करती हैं और अनामिका इन्हें फूटी आंख नहीं भाती है। उसने कियारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, ये सब उस मनहूस और घटिया लड़की के कारण हुआ है। जब से इस घर में आए हैं हमेशा हमारी फूल सी बच्ची को तंग करते आए हैं। अब तो हद कर दे उसने। इतनी नफरत की कियारा को मारने के लिए उसे खाई में धक्का तक दे दिया और खुद भाग गए। उसकी आंखों में साफ घिन और नफरत अनामिका के लिए दिखाई दे रहे थे। जबकि राजेंद्र को भी ये बात सही लगी। जो एक कसक थी उनके दिल में वो भी खत्म हो गई। आखिरकार कियारा उनकी जान थी, सुकौल मासूम आदर्शवादी बेटी, जिसके लिए उनका अपना खून तक मायने नहीं रखता। वही कियारा जो बस नाटक कर रही थी बेहोश होने का। उसने मन ही मन कहा, देखो अनामिका, मैंने कहा था ना, ये सब मेरा है। मैं तुम्हें अपना एक तिनका तक लेने नहीं दूंगी। देखो सभी तुमसे नफरत करते हैं। कैसा लग रहा है ऊपर से ये सब देखकर? और मन ही मन हंस दी। राधिका जी ने गुस्से से कहा, पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे जो भगवान ने मुझे ऐसे औलाद दे। अच्छा होता वो मर जाती। उन्हें खुद पता नहीं था कि उन्होंने अपनी अंधी नफरत में कितनी बड़ी बात कह दी। माँ तो वो होती है जो अपनी औलाद के लिए किसी से भी लड़ जाए। कहते हैं माँ से बारा कोई नहीं होता। लेकिन राधिका के कहे यही शब्द उन्हें एक दिन पछताने पर मजबूर कर देंगे। खैर, वही दरवाजे पर खड़े अनामिका के दादा विशंभर राठौड़ और उनकी पत्नी रागिनी राठौड़, जो अभी अभी अस्पताल से वापस आए थे क्योंकि विशंभर जी की तबीयत ठीक नहीं थी। एक यही तो जिन्हें जो इस घर में अनामिका को सच्चे दिल से प्यार करते थे, लेकिन अपने बेवकूफ परिवार को देखकर उनका दिल जल रहा था। कैसा परिवार है ये, जिसे एक बच्चा है जो इनका अपना खून है उससे नफरत करता है, और एक बाहर के लड़की के लिए जो निहायती घटिया और चालबाज है उस पर जन चिरकता है। विशंभर जी के दिल में एक तेज दर्द उठा अपनी प्यारी पोती के बारे में सोचकर। ये सभी अकल के अंधे हैं जिन्हें अपने और पराये में अंतर नहीं समझ आता है। बस मेरी बच्ची जहां हो सही सलामत हो, ये लोग अब लायक नहीं है मेरी बच्ची के, कहकर रागिनी जी अपने पति को लेकर रूम में चली गई। अब उनसे इन लोगों का घटिया नाटक नहीं देखा जाएगा। अंडस्को सुबह का वक्त, मुंबई, राजवंश पैलेस। सुबह की किरण हर तरफ एक नया उजाला, एक नई उम्मीद और खुशियां लेकर आए। आज की सुबह में कुछ अलग और खुशनुमा है। वही महल में अंदर अनामिका के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और 3 लोग धीरे धीरे अनामिका के पास आकर उसे देखने लगी। सामने अनामिका किसी खरगोश के बच्चे की तरफ आराम से सोए हुई थी। उसके रेशमी लंबे बाल बेतरकीबी से फैले थे। उसका चेहरे बिल्कुल नाजुक गुलाब की तरफ लग रहा था। सच में दिल वो इस मेसी लुक में भी इतनी प्यारी लग रही थी कि देखने वाला अपनी नजर हटाना ही ये भूल जाए। ऊपर से उसका प्रिंसेस बेड ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई परी आसमान से उतरकर आराम फरमा रही हो। वही उन 3 लोगों में 2 लोग तो आंखें बड़ी बड़ी किए सामने उस प्रिंसेस को देख रहे थे, और एक जो बिल्कुल शांत था वो भी एक पल के लिए अनामिका को देखता गया। उनकी आंखों में एडमिरेशन और प्यार दोनों था। वे उसे घेर कर खड़े उसे निहार रहे थे। सच में हमारी न्यू बहन कितने प्यारी है, बिल्कुल एंगल जैसी। उनमें से सबसे छोटे ने कहा। वो तीनों और कोई नहीं, सीता और अशोक जी के तीनों बेटे थे जो सुबह ही यहाँ आ गए थे। इसका सबसे बड़ा कारण था आरव के द्वारा भेजा गया फोटो, जिसमें उसने अनामिका के साथ बहुत सारी तस्वीर लेकर उन्हें भेजा था, और उसमें अनामिका की आधी या ब्लर तस्वीर ही थी। अल्पविराम में अनामिका का चेहरा पूरा नहीं दिख रहा था। आरव ने जानबूझकर अपने तीनों भाई को जलाने के लिए ऐसे फोटो ले लिए, जिसे देखकर तीनों को सच में बहुत जलन हुई। वो भी अपनी राजकुमारी, अपनी नई छोटी बहन से मिलना चाहते थे, और ये उनका छोटा नालायक और शैतान भाई उन्हें पिक भेजकर जला रहा है और एंजॉय कर रहा है। ये उनके बर्दाश्त के बाहर था। उन्हें भी अपनी छोटी प्यारी बहन से मिलने का बहुत मैं था। जब से उनके दादाजी ने उन्हें बताया है कि उनकी छोटी बहन आने वाली है, सभी बहुत खुश थे। तो सब काम छोड़कर वो आज ही आ गए और सीधे अनामिका के कमरे में पहुंच गए। अक्षत राजवंश अशोक जी और सीता जी के सबसे बड़े बेटे, उम्र 20, एरोगेंट, स्मार्ट, हैंडसम और थोर मिस्टीरियस भी। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने बिजनेस की बागडोर संभाल ली थी। ये ज्यादा बात नहीं करते थे कि साइज लड़कियां से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, पर अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। ईशान राजवंश, ये दूसरे बेटे, उम्र 18, ये भी अपने बड़े भाई की तरह ही एरोगेंट नेचर के है और इंट्रोवर्ट भी। अभी कॉलेज में है, फुटबॉल चैंपियन। पूरे कॉलेज की लड़कियां दीवानी है इनकी, पर ये भाई साहब मजाल है जो किसी को भाव तक दे। वेद राजवंश, उम्र 15, ये अपने दोनों भाई से बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर है। चॉकलेट बॉय लड़का, एकदम मस्त मौला, शरारती। ये और आरव दोनों एक जैसे ही थे, अभी से ही लड़कियों से फ्लर्ट करने में माहिर।
और ये तीनों अभी अपनी बहन यानी अनामिका से मिलने जल्दी जल्दी आ गए थे, कहीं आरव उनके एब्सेंस में उनकी बहन को कुछ उल्टा पुल्टा न पड़ा दे। और रहे ये भी डर था कि क्या अनामिका उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं, इसलिए सबसे पहले तीनों रूम में ही आ गए। तभी एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आई। आरव जो अभी अभी अनामिका के रूम में आया था, 3 लोगों को अपनी लिटिल सिस के बेड के पास खड़े देखकर जोर से चिल्लाया, कहीं कोई उसे नुकसान न पहुंच दे। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वेद भी जोर से चिल्लाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अपने बेवकूफ भाइयों को देखकर ईशान ने सर हिला दिया और उन्हें चुप रहने का इशारा किया कि कहीं उनकी आवाज सुनकर अनामिका उठ ना जाए। अक्षत ने धीरे से अनामिका के सर पर हाथ फेरा और अपना लाया हुआ तोहफा उसके सिरहाने आराम से रख दिया। जो इंसान हमेशा सबके सामने कोल्ड बिहेवियर करता था, उसका इतना सॉफ्ट बिहेवियर देखकर कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। तीनों अवाक होकर अक्षत को देख रहे थे। उनके लिए ये सीन किसी अजूबे से कम नहीं था। अक्षत ने आखिरी बार अपनी सॉफ्ट नजरों से अनामिका को देखा और वापस से अपने इमोशन लेस अवतार में आकर आरव और वेद को घूर कर देखा, जिससे दोनों सकपाका गए। आरव ने उन्हें बाहर चलने का इशारा किया। ईशान ने भी अपना गिफ्ट अनामिका के पास रखकर उसके सिर पर हाथ फेरकर रूम से बाहर निकल गया। बाहर हॉल में अब तक सभी परिवार के लोग आ चुके थे। तभी सीढ़ियों से अक्षत, ईशान, वेद और आरव नीचे आ रहे थे। वेद और आरव तो अपने ही धुन में लड़ते हुए आ रहे थे। वही अपने सभी बच्चों को देखकर सीता जी बहुत खुश हो गई। सभी उनके पास गए और झुककर पहले उनका आशीर्वाद लिया, फिर उनके गले लग गए। सीता जी थोड़ी भावुक हो गई थी, इतने दिनों बाद सबको साथ देखकर, क्योंकि अक्षत तो राजवंश कॉर्पोरेशन का एक ब्रांच जो असम है, वहीं से संभाल रहा था। ईशान अपने फुटबॉल के टूर्नामेंट के लिए बाहर गया हुआ था और वेद अपना कॉलेज ट्रिप पर गया। कुल मिलाकर कोई घर पर ज्यादा रहते नहीं थे। माँ स्टॉप क्राइंग, आप जानती है न, मुझे आपके आंखों में ये आंसू पसंद नहीं, अक्षत ने सर्द आवाज में कहा। लेकिन उसकी आवाज में चिंता साफ देखी जा सकती थी। सभी उनकी बातों पर मुस्कुरा दिए। माँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके खूबसूरत से चेहरे पर डार्क सर्कल आ जाएंगे, वेद ने मास्क मारते हुए कहा। चुप कर शैतान, और ये बताओ कि तुम तीनों ऊपर कहाँ से आ रहे हो, सीता जी ने पूछा। आरव ने बीच में आते हुए कहा, बड़ी माँ, ये तीनों लिटिल सीस के रूम में थे। अशोक जी ने पूछा, क्या प्रिंसेस उठ गए हैं? नहीं, प्रिंसेस अभी सोए हुए हैं, अक्षत ने शांत आवाज में कहा। सीता ने कहा, ऑल राइट, जाओ तुम सभी फ्रेश हो जाओ, फिर जब लाडो उठ जाएगी तो मिल लेना। उसकी बात सुन सभी ने सर हिला दिया और सभी से मिलकर वो सभी अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। अनामिका के रूम में अनामिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। बहुत दिनों बाद उसे इतनी सुकून की नींद आई थी। कुछ देर बेड पर रहने के बाद अब जाकर उसने पूरे रूम को देखा तो चौंक गई, क्योंकि ये बिल्कुल किसी फेरी टेल की तरह सजाया हुआ था। फिर उसने जल्दी अपने एक्सप्रेशन तुरंत नॉर्मल कर लिए। जब वो राठौर मेंशन में रहती थी तो उन लोगों ने कियारा के लिए भी प्रिंसेस जैसे रूम तय करवाया था और वो एक सिंपल से रूम में रहती थी, लेकिन ये रूम कियारा वाले रूम से भी लाख गुना सुंदर था। वो आराम से उठी, पूरे रूम को देखने के बाद वो फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो जब बाहर आए नहाने के बाद उसका चेहरा हल्का रेड हो गया था। वो वैसी टॉवल लपेटे हुए क्लोजेट ढूंढने लगी। वह लेफ्ट साइड एक ब्यूटीफुल दरवाजा था, शायद क्लोजेट वही हो, सोचकर वो उस तरफ गए और दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर तो एक पल के लिए वो चौंक गई। उसकी आंखें थोड़ी बड़े बड़े हो गई, क्योंकि पूरा क्लोजेट ब्रांडेड कपड़ों से भरा हुआ था, जैसे वो किसी शोरूम में आ गए हो। ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, ड्रेसेस, पार्टी वेयर, कैजुअल, उसके एक्सेसरीज सब कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लास से क्लियर नजर आ रहे थे। उसके माँ बाप कुछ ज्यादा ही अमीर नहीं है, ये सब कुछ ज्यादा नहीं है। उसने अशोक जी का बिहेवियर और सबका बिहेवियर याद आ गया कि कैसे वो लोग जल रहे थे एक दूसरे से। इतना सोचकर उसने सिर हिला दिया। नीचे लिविंग हॉल में सभी बेसब्री से अनामिका का वेट कर रहे थे। तभी सीता जी ने उस सीढ़ियों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लाडो। सभी की नजर ऊपर की तरफ चली गई। अनामिका, जिसने ब्लैक टॉप विथ शॉर्ट स्लीव्स और व्हाइट नी लेंथ फ्लोरल स्कर्ट जिस पर फ्लावर्स प्रिंटेड थे और व्हाइट शूज पहना था, उसके बाल जो खुले थे और कमर तक लहरा रहे थे, इस लुक में सच में वो प्रिंसेस लग रही थे जो वो थी भी। ऊपर से उसकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए उसकी नीली आंखें जैसे सोने पर सुहागा। नीचे बैठे सभी लोग उसे देखकर बस उसमें खो गए थे। अनामिका ने जब नीचे बैठे सभी को उसे घुरते हुए देखा तो उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कुछ गड़बड़ है।
क्या उसने सही ड्रेस नहीं पहनी है? उसे 3 नए चेहरे देखे। तभी सबको दादाजी की कड़क आवाज आए, अब क्या तुम लोग हमरे बच्ची को नजर लगना चाहते हो जो उसे घूरे जा रहे हो? सभी ने झट से अपने नजर इधर उधर कर ले। तब तक अनामिका नीचे आ गई और सबको देखते हुए अपनी शांत और प्यारी आवाज के कहा, गुड मॉर्निंग दादू दादी माँ दाद चाहू चाहे भाई। सभी ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आरव तो तुरंत अनामिका के पास आया और उसके गाल पिंच करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग लिटिल सीस। तभी उसे खुद पर बहुत सी जलती नजरें महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो 5 लोग गुस्से और जलन से उसे देख रहे थे। फ्ले तो तीनों भाई, दूसरा अशोक जी और लास्ट दादाजी। आरव थोड़ा सकपका सा गया। अभी तक वो लोग मिल भी नहीं अनामिका से और ये छोटा पैकेट उन्हें जलाने की कोशिश कर रहा अपनी हरकतों से। तभी सीता जी अनामिका के पास आए और अपनी आंखों से काजल निकलकर अनामिका को लगा दिया और प्यार से कहा, मेरी बच्ची बहुत सुंदर लग रही है, कहीं किसी के नजर ना लग जाए। अनामिका उनके बात सुन स्पीचलेस हो गई, बस हल्का मुस्कुरा दी। सीता जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े भाइयों से मिलवाती हूँ। कहकर उन्होंने अंडस को अक्षत, ईशान और वेद को इंट्रोड्यूस करवाया और कहा, लाडो ये तुम्हारे भाई हैं और तुम तीनों ये है तुम्हारी छोटी बहन, जिसका तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अनामिका भी शांति से सबको देख रहे थे। बड़ा भाई अंडस को ये शब्द सुनकर उसके जहन में अचानक एक इंसान का चेहरा घूम गया, उसकी मुत्तियां कस गई, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अचानक उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो तुरंत अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और अपने सामने अक्षत को देखा जो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, प्रिंसेस मैं आपका बड़ा भाई हूँ, अगर आपको कोई भी परेशानी हो या आपको कुछ भी चाहिए तो मुझसे बेझिझक कह सकते हो, हम हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तभी ईशान ने भी उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, डॉल आज से आप हमारी बहन हैं, हमारी छोटी प्रिंसेस, सिचुएशन कैसे भी हो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। वेद तुरंत आगे आया और कहा, प्रिंसेस मैं इन सब में से सबसे स्ट्रांग हूँ। कहकर उसने गर्व से अपना सीन चौड़ा किया और कहा, अगर तुम्हें कोई तंग करे तो मुझे बताना, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। आरव ने कहा, चुप कर, मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हूँ, लिटिल सीस को मैं सबसे ज्यादा प्यार और प्रोटेक्ट करूंगी। अब ये दोनों मिलकर अपने में लग गए। अनामिका सभी का प्यार देख के मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। शायद भगवान ने उस पर तरस खाकर इतना प्यार करने वाला परिवार दिया जो उस पर जान छिड़कता है। उसने एक वादा किया कि वो हमेशा इस फैमिली जिसने उसे अपनाया, इतना प्यार और इज्जत दिया जो उसके अपने उसे नहीं दे सके, इस फैमिली को वो हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। ये सोचते हुए उसकी आंखों में अलग ही डिटर्मिनेशन थी। उसने अक्षत को देखा और शांत आवाज में हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई। उसके चेहरे पर कुछ अलग भाव थे जिन्हें पढ़ना लगभग नामुमकिन ही था। उसे आज अपनेपन और प्यार क्या होता है बखूबी समझ आ रही थी। अक्षत, ईशान, अरब और वेद सभी उसे घेर कर खड़े थे। तभी दादी जी ने कहा, चलो अब सभी खाना खा लो। अक्षत ने तो एक तरफ अनामिका का हाथ पकड़ा और दूसरे तरफ ईशान ने उनके पीछे आरव और वेद थे, सभी डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिए। अक्षत ने आराम से अनामिका को बैठाया और खुद उसके साइड बैठ गया। ईशान दूसरी तरफ, जिसे देखकर वेद का मुंह बन गया। अक्षत ने अपने प्लेट का पहला निवाला अनामिका को खिलाया, फिर सभी भाई ने भी उसे खिलाया। सच में ये सीन बहुत प्यार भरा था। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने काम पर लौट गए। सीता जी ने अनामिका को आराम करने को कहा। अनामिका भी सीधे अपने रूम में आई और अपनी ब्रांड न्यू लैपटॉप ऑन करके बैठ गई जो उसे अशोक जी ने दिया था। उनकी पतली उंगलियां लैपटॉप पर नाच रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। लगभग 1 घंटे बाद उसके हाथ रुके और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। वो एक तक लैपटॉप को देख रही थी जिस पर कुछ कोस दिख रहे था। वो आराम से उठी और बालकनी में चली गई और सामने घने अंधेरे को देखते हुए मिस्टीरियस वे में कहा, कभी कभी बर्बादी अपना रास्ता खुद चुनती है। फिर थोड़ा रुककर सर्द आवाज में कहा, दिस टाइम द गेम विल बी माइन, द रूल्स विल बी माइन। ये कह के वो अजीब तरीके से हंसने लगी और एक डरवानी धुन गुनगुनाने लगी जिससे सामने बैठे पक्षी भी डरकर शोर करने लगे। अंडस्को राठौर मेंशन। सुबह का वक्त। आज की सुबह किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए मुसीबत लेकर आई थी। राठौर मेंशन में रागिनी जी और विशंभर जी को छोड़कर सभी लिविंग हॉल में मौजूद थे। पूरे लिविंग हॉल में तनाव का माहौल था। राजेंद्र जी गुस्से से कांप रहे थे। वो गुस्से से अपने फोन पर चिल्ला रहे थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता, वो प्रोजेक्ट के डाटा ऐसे कैसे लीक हो सकता है? क्या तुम नहीं जानते वो प्रोजेक्ट अब तक की सबसे बड़ी डील में से एक थी हमारे लिए। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है?
कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारे कंपनी को, कितने लोन्स ऑलरेडी ले रखे हैं मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए। आखिर ऐसा क्या हो गया जो रातों रात सारा डाटा क्रैश हो गया। वो लगभग गस से पागल हो गए थे। रंजीत ने कहा, भैया क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? रंजीत जो अभी अभी आया था, उसने कंफ्यूजन से कहा, क्योंकि बात ही ऐसे है रंजीत, हमरे न्यू सिटी वाला प्रोजेक्ट जो हमें मिला था, जिसके लिए मैंने कितने सारे लोन ले रखे थे, किसी ने रातों रात उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्फिडेंशियल डाटा थी उसे लीक कर दिया है, पूरे सिस्टम को हैक करके। और तो और हमारे अपकमिंग जितने प्रोजेक्ट लाइनअप थे, सभी का डाटा दूसरी कंपनी के पास चला गया था। 5000 करोड़ का नुकसान हो गया है हमें। वो बोलते बोलते गहरी गहरी सांस लेने लगे। उनकी छाती दर्द करने लगी थी। आखिर कौन उनका इतना बड़ा दुश्मन है जो उन्हें लगभग बर्बाद ही करना चाहता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ना कुछ करना होगा। इन्वेस्टर्स के फोन पे फोन आ रहे हैं। उन्होंने अपने सर पर हाथ रख लिया। ये प्रोजेक्ट उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला था, जिस उन्हें प्रॉफिट तो होता प्लस उनकी कंपनी टॉप 5 में आ जाती। क्या ये कैसे हो सकता है? ये जरूर हमारे किसी राइवल का काम है भैया, रंजीत ने परेशान होते हुए कहा। आखिरकार 5000 सीआर का नुकसान कोई छोटी रकम नहीं थी। राधिका जी जो वही राजेंद्र जी को संभाल रही थी, परेशान होते हुए कहा, इतना बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? ये सब क्या हो रहा है? हमरे परिवार के साथ एक के बाद एक परेशानियां आते ही जा रही है। कामिनी ने गुस्से से कहा, ये सब उस लड़की के कारण हो रहा है। पता नहीं कौन सी मनहूसियत फैला दी है उसने, वो नहीं भी है यहाँ फिर भी मुसीबत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं इस औरत को एक अलग ही चीड़ थी अनामिका से। उसकी बात सुनकर राजेंद्र ने कुछ नहीं कहा। अभी उसके सामने ऑलरेडी एक बड़ी मुसीबत थी, लेकिन राधिका जी के मन में अजीब सी उलझन और चेहरे पर कुछ भाव उमड़ आए, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। राघव कहाँ है? राजेंद्र जी ने कामिनी की बातों को इग्नोर करते हुए राधिका से पूछा। वो तो सुबह ही कंपनी गया हुआ चीजें हैंडल करने, रंजीत जी ने बीच में कहा, क्योंकि अभी ही उन्हें उनके एम्प्लॉय ने कॉल पे बताया था। ऊपर से कियारा सब देख रहे थे और सुन रहे थी। उसे भी झटका लगा 5000 सीआर का नुकसान। उसने हैरान होते हुए कहा। उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसी उसकी ही प्रॉपर्टी लुट गई हो। वेल था भी ऐसा ही उसे लगता था। वो राठौर परिवार की इकलौती बेटी है, क्योंकि अनामिका तो मर चुकी है। उसके हिसाब से तो सब कुछ उसका ही होना है इन फ्यूचर, इसलिए उसे भी चिंता हो रही थी। वो जल्दी से अच्छी बेटी बनते हुए राजेंद्र के पास आए और उन्हें एक ग्लास पानी देते हुए अपनी आवाज में मिश्री घोलते हुए चिंता और परेशानी से कहा, डैड चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेस लेने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी डैड, कहकर अपनी आदत के अनुसार आंसू बहाने लगी। उसकी बात सुन राजेंद्र जी के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट है। उन्होंने प्यार से अपनी प्यारी बेटी के सर पर हाथ फेरा, जो उसकी चिंता कर रही थी। उसके आंसू देखकर उनके दिल में दर्द हुआ। आखिरकार वो उनकी प्यारी बेटी थी जिसे उन्होंने नाजू से पाला था। राधिका जी ने स्नेह और ममता से उसके सर पर किस करते हुए कहा, हम बहुत खुशनसीब हैं जो तुम हमारे बेटी हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। कियारा को बस यही अटेंशन तो चाहिए था जो उसे मिल गया। रंजीत जी ने कहा, प्रिंसेस रूम में जाकर आराम करिए। ठीक है कामिनी, प्रिंसेस को कुछ खिला दो, भूख लगी होगी उसे। कामिनी उठी और कियारा को लेकर चली गई। उन सब के हिसाब से कियारा अभी बहुत छोटी और मासूम है। उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा इस टेंशन भरे माहौल में। उसके जाने के बाद राजेंद्र जी फिर से गंभीर हो गए। उनके माथे पर परेशानी और चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी। इन्वेस्टर और बोर्ड मेंबर्स के लगातार कॉल्स फिर से आने लगे, जिससे वो बहुत परेशान हो गए। वो और रंजीत दोनों स्टडी रूम में इन्वेस्टर्स से चीजें डिस्कस करने के लिए चले गए और राधिका जी मंदिर चले गई, भगवान से प्रार्थना करने की वो उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाले जो इस जन्म में तो होना पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना, जैसे करोगे वेस भरोगे। अभी तो बस ये छोटी सी झलक है। दूसरी तरफ मुंबई रायचंद मेंशन, सभी डिनिंग हॉल में बैठे थे और एज यूजुअल अनामिका फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। सभी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहते थे। इस समय सिचुएशन ऐसे थी कि अनामिका बीच में बैठी थी। आज उसके बगल में अशोक जी ने पहले ही कब्जा कर रखा था और दूसरे तरफ अक्षत बैठा हुआ था और अरब, वेद और ईशान जलन से उन दोनों को घूर रहे थे। तभी दादाजी ने सबको पीछे चौट हुए जल्दी से अनामिका के प्लेट में एक डिश डालते हुए कहा, प्रिंसेस ये खाओ,
ये बहुत टेस्टी है और उन्होंने खुद उसे एक बाइट खिलाया। फिर क्या था? शुरू हो गए सब। प्रिंसेस, ये भी ट्राई करो, आरव और वेद दोनों ने साथ में कहा। और फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि दोनों ने सेम डिश उठाए थे। ईशान, जो ज्यादातर शांत रहता है, वो भी डिश उठाते हुए अनामिका के प्लेट में रखते हुए कहा, डॉल ये खाओ, तुम बहुत पतली हो। अनामिका ने अपने भौहें उठाते हुए कहा, भाई क्या आप मुझे मोती बनाना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, ईशान थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा। अशोक जी ने मुंह बनाते हुए कहा, वही तो प्रिंसेस, तुम ये लो, आलू के पराठा एकदम घी में बने हुए हैं, जम के खाओ। अगर तुम मोटी भी हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बाद भी तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। उनके अजीब से लॉजिक को सुनकर अनामिका स्पीचलेस हो गई। अक्षत ने उन सब की हरकतें देखी, जो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहे थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और सर हिला दिया। बस कीजिए, अंडस को अपलोग, बच्ची को खाने तो दीजिए, बस प्लेट भरे जा रहे हैं। उसने अब तक खाना खाया भी नहीं है। इन लोगों की हरकतें देखकर सीता जी को चिंता होने लगी। ऐसे ही थोड़ी नोक-झोंक के साथ सभी ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। दादी और दादाजी दोनों गार्डन में चले गए और वेद और आरव दोनों अनामिका से मिलकर बाहर चले गए। अशोक जी, अक्षत, सीता जी, संजय और नैना सभी लिविंग हॉल में बैठे थे। अनामिका को सीता जी ने आराम करने के लिए रूम में भेज दिया क्योंकि उसे आराम की जरूरत थी। तभी सभी लोगों को न्यूज सुनाई दी जिसमें बड़े बड़े हेडलाइन में लिखा था, राठौर ग्रुप सफर्स हिस्टोरिक क्रैश वर्थ 5,000 करोड़ रुपए। अब राठौर कॉर्पोरेशन भी बिजनेस की दुनिया में आंची पकड़ बनाए थी, जिसकी नींव विशंभर जी ने रखी थी और ऊंचाइयों पर पहुंचाया था अपनी नेनात से। जो इतनी बड़ी न्यूज तो बनना कॉमन बात है, सबकी नजर उस न्यूज पर चली गई। ये तो राठौर फैमिली के न्यूज है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है इन लोगों को, अंडस को सीता जी ने नॉर्मली कहा। वेज राठौर फैमिली का भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भी वो रायचंद का मुकाबला नहीं कर सकते थे। रायचंद कॉर्पोरेशन वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था, इनके बहुत सारे बिजनेस थे और ये टॉप 2 की लिस्ट में आता था। हाँ, होगा कोई बड़ा दुश्मन इन लोगों का जिसने रातों रात इतना बड़ा नुकसान कर दिया। बिजनेस में ऐसे होते रहते हैं, अशोक जी ने कहा। ऐसे ही वो लोग बिजनेस की कुछ बातें करने लगे। किसी ने अनामिका पर ध्यान नहीं दिया, जो ऊपर बालकनी से वो गौर से न्यूज देख रही थी। उसके चेहरे बार न्यूज को देखते हुए कोई भाव नहीं थे। बस उसने मन में सोचा, ये बस एक छोटा सा तोहफा है मेरे तरफ से तुम लोगों को, डियर राजेंद्र राठौर। अब चैन से तो मैं तुम लोगों को रहने नहीं दूंगी। मुझे तुम लोगों की सुकून भरी सो कॉल्ड खुशी देखी नहीं जा रही थी मुझसे। ये तो बस एक छोटा सा नुकसान ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे तो तुम लोगों को जिंदा नाथ के दर्शन भी तो करवाने हैं, तुम्हें ट्रैप्ड हुए देखना है धीरे धीरे, जैसे मैं तड़पी थी। ये सब अनामिका ने ही किया था रात को। उसने ही राठौर के कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट को डार्क वेब पर लीक कर दिया था और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के डाटा को भी। पिछले जन्म में इस समय वो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसे टॉर्चर किया जा रहा था, तब उसने ये न्यूज सुनी थी। कुछ समय बाद राठौर कॉर्पोरेशन टॉप 2 में पहुंच चुका है उस प्रोजेक्ट के कारण। उन लोगों ने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा था जिसमें उसने ऑफिशियली अपनी बेटी कियारा ठाकुर को दुनिया के सामने भी उसी समय अपने बेटी कहकर इंट्रोड्यूस किया था। उस दिन अनामिका हद से ज्यादा राय और टूटी थी। वो कहा ये सोच रही थी अंडस्को कि कोई तो उसे ढूंढने आएगा, पर यहाँ तो उसकी जगह किसी और को दे दी गई। जब वो राठौर पैलेस में आई थी, तब राजेंद्र उसे ढंग से बात नहीं करते थे, हमेशा उसे इग्नोर करते थे, जिसे उसे लगा कि उसमें कोई काबिलियत नहीं है। इसलिए अगर वो अपनी काबिलियत प्रूव कर दे तो राजेंद्र उसे भी थोड़ा प्यार करेंगे। इसलिए बिना किसी को पता लगे उसने एक प्रोजेक्ट आइडिया रेडी किया, क्योंकि उस समय कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही थी। वो बचपन से ही उसका आईक्यू बहुत था, तो उसने मिस्टीरियस तरीके से उस प्रोजेक्ट को राजेंद्र तक पहुंचा दिया, जिसे उनके हाथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा। बाद में कियारा ने कुछ साल बाद तो सबको झूठ बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट उसने उस समय रेडी किया था बिना अपने डैड को बताए। जिस पूरा राठौर परिवार उसे बहुत प्यार करने लगा था और एडमायर भी। और वही अनामिका जो असली हकदार थी, उसे इन लोगों ने ढूंढने तक की जहमत नहीं उठाई। और जब वो लौटी और इस बारे में उसे पता चला कि उसकी मेहनत का क्रेडिट जानबूझकर कियारा ने ले लिया है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें उसे उसके रूम में मिली थी, जिससे अनामिका को बहुत गुस्सा आया और उसने कियारा को सबके सामने थप्पड़ मारा, जिससे सभी उसे और नफरत करने लगे। सभी लोगों ने उसे बहुत सुनाया। राधिका जी ने तो उसे भरी धूप में दिन भर गार्डन में खड़ा रखा था बिना खाना पानी के। वो बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी, उल्टा उसे ही दोष दिया। इन सब चीजों को याद करके अनामिका के आंखें लाल हो गए। उसकी आंखों में हद से ज्यादा नफरत थी।
बेहद नफरत, जिसका कोई अंत नहीं अंडरस्को। उसने खुद से कहा अंडरस्को, आई प्रॉमिस मैं अंडरस्को तुम लोगों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी, ये तो बस शुरुआत है। वो जानती थी कि इस नुकासन की भापे के लिए राजेंद्र राठौर को बहुत टाइम लगने वाला है। तब तक वो परेशान ही रहेगा और उसका बहुत लॉस हो चुका होगा। और यही वो चाहती थे, उसकी स्ट्रेंथ को कमजोर करना। अभी उसके पास उतनी पावर नहीं थी, इसलिए पहले उसे उस मुकाम तक पहुंचना होगा, पहले जहां तक किसी की सोच भी न जा सके। उसके अपने कुछ प्लान्स थे। अभी ये भले ही उसका दिमाग 22-23 साल के लड़की का था, लेकिन शरीर तो अभी भी 13 साल की बच्ची का था। अभी उसे बहुत स्ट्रांग बनना था, इतना स्ट्रांग और पावरफुल कि उसके सामने किसी के नजरे तक उठाने के औकात ना रहे। बोलना तो दूर के बात है, कहते हैं न, सोने को जितना जलाया जाता है उतना ही वो निखर के बाहर आता है। अनामिका की आंखों में एकदम दाग हो गई थे, जिसमें कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। मुंबई, राजवंश पैलेस, स्टडी रूम में इस वक्त अशोक जी, दिग्विजय जी, संजय और अक्षत मौजूद थे। अक्षत सबसे बड़ा भी था और बिजनेस भी संभाल रहा था, तो इम्पोर्टेंट मैटर्स में उसका इन्वॉल्व होने भी जरूरी था। और इस समय की बात अनामिका को लेकर थी। दिग्विजय जी ने रोबदार आवाज में अशोक जी से कहा, कहो अशोक क्या बात है, तुम्हें क्या बताना था अनामिका के बारे में। अब सबका ध्यान अशोक जी की तरफ शिफ्ट हो गया। सबका ध्यान खुद पर देखकर अशोक जी ने लंबी गहरी सांस ली और कहा, मैंने आप लोगों को प्रिंसेस के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक नहीं बताई है, जो जानना बहुत जरूरी है। क्या बात है डैड, प्रिंसेस के बारे में सब ठीक तो है अंडरस्को ना। अक्षत अपने डैड को इतना सीरियस देख थोड़ा परेशान हो गया। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। अशोक जी ने कुछ पल रुककर जवाब दिया, प्रिंसेस की बॉडी में खतरनाक जहर मौजूद है, जिससे उसकी जान को खतरा है। उसके बाद सुख सभी के होश उड़ गए। एक पल के लिए तो जैसे सबको ये बात प्रोसेस करने में लगी कि जहर अंडरस्को। दादाजी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने चिंता से कहा, जहर, ये तुम क्या बोल रहे हो अशोक। अक्षत ने गुस्से से अपनी मुठियां बना ली थी। उसके आसपास का और बेहद खतरनाक हो गया था, जो सबने बखूबी महसूस कर लिया था। अक्षत ने गंभीर आवाज में कहा, डैड पूरी बात बताइए। उसने अनामिका को अपने बहन के रूप में पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, दिल से। घर की एकलौती प्रिंसेस के रूप में जो वो थी, वो किसी भी कीमत पर उस पर एक आंच तक नहीं आने देगा। अशोक ने खुद को शांत करते हुए कहा, जब हम हॉस्पिटल एडमिट थे, तब अनामिका भी हमें बचाते वक्त बेहोश हो गई थी। तभी हॉस्पिटल में चेकअप के समय डॉक्टर राणा को कुछ सिम्पटम्स मिले थे। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बताया कि अनामिका के बॉडी में खतरनाक जहर पाया गया है, जो उसे 5-6 महीने पहले से दिया जा रहा। वो कहते कहते रुके, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरी बात बताइए भाई, संजय ने उनके रुकते ही कहा। उन्होंने भी अनामिका को अपनी बेटी मान लिया था। उसके आने से घर में रौनक आ गई थी, वो उसको तकलीफ में नहीं देख सकते थे। संजय जी थोड़े इमोशनल टाइप के पसंद थे। अशोक जी ने आगे बताना शुरू किया, इसलिए मैंने शुरू से ही प्रिंसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाना शुरू कर दिया था कि इतनी छोटी बच्ची को कौन आखिर इतना खतरनाक जहर दिया है। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये कोई आम जहर नहीं है, इसे खास ऑर्डर देकर किसी खास जगह से बनवाया गया है। और आज ही मुझे प्रिंसेस के बारे में बहुत से बातें पता चली है। अशोक जी ने सभी के तरफ देखा और अब उनके चेहरे पर बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिंसेस को पूरा नाम अनामिका राठौर है। राठौर परिवार की एकलौती बेटी और बचपन से लेकर आज तक जो भी राठौर परिवार में आने के बाद अनामिका के साथ कैसा बर्ताव किया जाता था, सब कुछ उन्होंने बताया। और ये भी कि शिमला में कियारा और अनामिका का झगड़ा हुआ था, जिसमें कियारा ने जानबूझकर अनामिका को पहाड़ी से धक्का दिया था और सारा इल्जाम अनामिका पर लगा दिए। उसके फैमिली में उसके दादा दादी को छोड़कर किसी ने भी उसे ढूंढने तक की जहमत नहीं उठाई, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। इतना कहकर वो चुप हो गया। पूरे स्टडी रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है। अक्षत ने कसकर अपनी मुट्ठी बनाए हुए थे, उसका चेहरा नीचे था। उसे उन लोगों पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, कितने घटिया लोग हैं। उसने हल्के से अपनी नजरें उठाए जो बिल्कुल लाल थे। वही हाल वहां मौजूद सबका था। कोई परिवार इतना घटिया कैसे हो सकता है, संजय जी ने गुस्से से कहा। उनके आंखें भीग चुके थे। और तो और वो लोग इतना गिर चुके हैं कि उस बच्ची को एक चलबाज लड़की के लिए मरने तक पर तुल गए हैं। दिग्विजय जी ने गुस्से से अपनी छड़ी पटकी। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर।
अक्षत जो गुस्से से कांप रहा था उसने कहा, उन लोगों की यह हिम्मत, उन्होंने हमारी प्रिंसेस को कितनी तकलीफ दी है। मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। अभी नहीं अक्षत, अभी नहीं। ये सभी समय नहीं है। हमें पहले प्रिंसेस को ठीक करना होगा। उसकी सुरक्षा करनी होगी। अब वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपनी बच्ची को परेशानी नहीं होने दूंगा। दिगंबर जी ने कहा, वो चाहते तो राठौड़ परिवार को आचा सबक सिखा सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। अशोक जी ने कहा, डैड, हमें प्रिंसेस का ट्रीटमेंट करवाना होगा पहले। उसके शरीर में अब भी जहर मौजूद है, जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तुम ठीक कह रहे हो। इतना सब जाने के बाद अब किसी का कुछ बोलना का मन नहीं था। सबके मन में बस अनामिका ही चल रही थी। कुछ देर बाद अनामिका के कमरे में कोई अंदर आता था और एक तक अनामिका को देखने लगता था। ये सीता जी थी, जिनकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। वो अनामिका के पास बैठकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। बहुत तकलीफ सही है ना लाडो आपने, पर अब मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। आपको कुछ नहीं होगा। उनके आंखों से एक कतरा आंसू अनामिका के हाथ पर गिरा। सीता जी ने भावुक होते हुए कहा, आप अब मेरी बेटी है, मेरी लाडो है। मैं आपकी माँ हूँ। सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको अपनी बेटी, जब आपके इस प्यारे से मासूम चेहरे को मैंने पहले बार देखा था ना को, तभी मैंने आपको अपनी बेटी मान लिया था। मेरी बच्ची। अनामिका के छोटे से हाथ को अपने गालों पर रख लिए। कुछ समय पहले जब वो स्टडी रूम में अशोक जी को बुलाने आई थी, तभी अनामिका के बारे में सारी बातें उन्होंने सुन ली। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उनका दिल दर्द करने लगा। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल में किए हुए थी और सीधे अनामिका के रूम में आ गई। उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था। इन सभी बातों को याद कर सीता जी के आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्यार से अनामिका के माथे को चूम लिया। कुछ देर उसका चेहरा देखने के बाद वो चली गई। डोर के बंद होने की आवाज सुनकर अनामिका की आंखें धीरे से खुली और उसके नजरें दरवाजे की तरफ टिक गई। सीता जी के आहत सुनकर और उनके रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद उड़ गई थी। अनामिका उठकर बैठ गई और शांत आंखों से बालकनी की तरफ देखने लगे। फिर उसने एक नजर उन आंसुओं को देखा जो सीता जी की आंख से उसकी हथेली पर गिरे थे। उसने साइड में तकिए के नीचे रखा हुआ अपना लैपटॉप ऑन किया, जिसमें स्टडी रूम के फुटेज चल रहे थे। इसका मतलब है कि उसने सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिया था और वहां हुई सारी बातें सुन ली थी। वो जानती उसके बॉडी में वो जहर अब भी मौजूद है। उसने लैपटॉप वही साइड में रखा और कुछ सोचने लगी। शाम का वक्त। दिग्विजय जी और कल्याणी जी दोनों बगीचे में बैठे चाय के चुस्कियां ले रहे थे। सीता जी भी वही थी और वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर सामने से आ रही अनामिका पर पड़ी। शायद वो सीता जी को ढूंढ रही थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक ही उन सभी की मुस्कान गायब हो गई और सभी के चेहरे के भाव बिगड़ गए। तभी सीता जी जोर से चिल्लाए, लाडू। मुंबई हॉस्पिटल आईसीयू के बाहर गहरा सन्नाटा पसरा था। दादा, दादी और सीता जी एक अनकहे डर से घिरे हुए खामोश बैठे थे। दीवारों पर टिकी घड़ी की टिक टिक हर किसी के धड़कनों से होड़ ले रही थी। वार्ड के अंदर अनामिका नाजुक हालत में एडमिट थी। कुछ वक्त पहले जब अनामिका सीता जी की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक बीच में ही वो बेहोश होकर गिर गई। अनामिका को बेहोश देखकर सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। सीता चीख पड़ी थी और बिना देर किए दादी जी उसे गोद में उठा के अंदर हॉस्पिटल की तरफ भागे। उनको शायद अंदेशा था कि क्यों अनामिका बेहोश हुई, पर पूरी कंडीशन उन्हें नहीं पता थी। खैर, कुछ ही देर में राजवंश मेंशन से गाड़ियां तेजी से अस्पताल की तरफ चल दी। सीता जी बस अनामिका को होश में लाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। अभी सब वार्ड के बाहर मौजूद थे। सिर्फ सीता जी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। कल्याणी जी वही बगल में बैठी उन्हें संभाल रही थी, हालांकि उनकी खुद की आंखें भीगी हुए थे। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर सार्थक, जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, वो गंभीर चेहरा के साथ बाहर आए। दादाजी ने तुरंत उनके सामने जाकर अनामिका के कंडीशन के बारे में पूछा। अब प्रिंसेस कैसी है? उन्होंने चिंता से कहा। डॉक्टर सार्थक अंडस्को, जिन्हें पहले ही अनामिका के कंडीशन के बारे में सब पता था। अशोक जी ने पहले ही सब एक्सप्लेन कर दिया था उन्हें। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अंकल, प्रिंसेस फिलहाल तो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन मुझे उसके कंडीशन को लेकर आपसे कुछ बातें करनी है। केबिन में चलकर बात करते हैं। सीता जी ने आगे आते हुए कहा, सार्थक, मेरी बच्ची ठीक तो है न? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ?
उनका सवाल सुन डॉक्टर सार्थक ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, वो अभी फिलहाल ठीक है। उन्होंने उनकी हालत देखकर फिलहाल उन्हें कुछ बताना सही नहीं समझा। उन्होंने सीता जी को देखा और कहा, भाभी पहले आप खुद को संभालिए। क्योंकि सीता जी की भी हालात कुछ ठीक नहीं थी, वो लगातार रो रही थी। ऐसे में उनकी हेल्थ पर असर पड़ता। अभी फिलहाल प्रिंसेस अंडर ऑब्जर्वेशन में है, कुछ देर बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, तो तब आप उसे मिल सकती है। इतना कहकर उन्होंने कुछ बातें कही और सीधे केबिन की तरफ चले गए। केबिन के अंदर माहौल बहुत गंभीर थे, क्योंकि अशोक जी भी वहां पहुंच चुके थे। केबिन में माहौल और भी भारी था। अशोक जी की पैनी निगाहें डॉक्टर सार्थक की ओर थी, और जैसे कमरे का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था सार्थक को। उन्होंने पहले तो अपना गला साफ किया, क्योंकि सामने अशोक जी उन्हें खा जाने वाले नजरों से घूर रहे थे। तभी दादाजी ने चुप्पी तोड़ते हुए गंभीर आवाज में कहा, प्रिंसेस की कंडीशन के बारे बताओ। उनके बात सुन सार्थक भी गंभीर हो गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और सीरियस टोन में कहा, मुझे अनामिका के रिपोर्ट्स पहले ही अशोक ने सेंड कर दिए थे। सार्थक ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस की कंडीशन उस जहर से बिगड़ती जा रही है, अगर जल्दी से एंटीडोट नहीं दिया गया तो। इतना कहकर वो रुक गए। अशोक जी ने बेचैनी से पूछा, तो क्या? उनका दिल बैठा जा रहा था। अभी तो अनामिका उसे मिली ही थी, वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। सार्थक ने उसकी बेचैनी और चिंता को समझ रहे थे, फिर भी उन्होंने एक डॉक्टर होने के नाते कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट, तो बात उसकी जान पर आ जाएगी। कहकर वो चुप हो गए। उसके बाद सुन दादाजी के माथे पर बल पड़ गया। अशोक जी ने सर्द आवाज में कहा, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? उसका दिमाग खराब हो रहा था ये बात सुनकर। कमरे का टेम्परेचर सार्थक को गिरता हुआ महसूस हुआ। कहीं ये आदमी उसकी जान ही न ले ले। हल्की अनामिका के कंडीशन का अंदाजा था उसे, पर वो उसे किसी भी कीमत पर खोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दादी जी ने उन्हें शांत किया और सार्थक से पूछा, तुम हमें ये बताओ कि वो एंटीडोटे कैसे मिलेगा? तुम्हें किसी भी कीमत पर प्रिंसेस को ठीक करना होगा। इसके बाद डॉक्टर सार्थक ने कुछ बातें बताई, जिसके बाद वो लोग बाहर अनामिका के वार्ड की तरफ आ गए। अक्षत और ईशान भी वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्हें पता चला वो सारा काम छोड़कर सीधे हॉस्पिटल आ गए। अनामिका को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, और इस समय वहां कल्याणी जी और सीता जी मौजूद थे। पहले से अनामिका को इस हालत में देखकर उनकी सांसें अटक सी गई थी। उन्होंने सोचा तक नहीं था कि वो अपने उसे इस हालत में बेजान पड़े देखेंगे। दादाजी ने उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी थी। सभी के चेहरे पर चिंता के भाव उमड़ आए। सीता जी तो तब से रोए ही जा रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्हें अशोक जी ने शांत कराया। अनामिका यही हॉस्पिटल में ही कुछ वक्त के लिए रहने वाली थी। वही कुछ देर बाद दादाजी ने सबको देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, मुझे आप लोगों से प्रिंसेस के बारे में कुछ बात करनी है। सभी ने उनके चेहरे पर गंभीर भाव देखे थे। तो जरा कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, इसलिए सभी दादाजी की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो इस वक्त बहुत सीरियस थे। उन्होंने सभी की तरफ एक नजर डाली और अनामिका के सिचुएशन के बारे में सबको एक्सप्लेन किया, जिसे सुनकर दादी जी और सभी के होश उड़ गए। सीता जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दादाजी ने आगे कहा, एक हफ्ते बाद वो अनामिका को लेकर अस जा रहे थे। क्योंकि यहाँ इंडिया में उस एंटीडोट का मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो अनामिका के लेकर अस जाएंगे। आगे की ट्रीटमेंट वही होगी। उनकी बात सभी को सही लगी। इस समय उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अनामिका थी। सीता जी ने भावुक होते हुए कहा, पापा मैं भी अपने बच्ची के साथ ही जाऊंगी। अब मैं एक पल के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद सबने फैसला किया कि सभी अस जाएंगे। पहले अम्मिका के ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा उन्हें अपने सोर्सेस से पता चला था कि कुछ लोग अनामिका को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उसका यहाँ रहना सेफ तो बिल्कुल नहीं। राजवंश के बिजनेस में भी थे, तो अक्षत ने डिसाइड किया कि अब वो वहीं से कंटिन्यू करेगा। कुछ दिन पहले ही वो लोग अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए अस जाने का सोच रहे थे, तो अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं थे। कुछ देर बाद सभी अनामिका को देखकर उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ बाहर चले गए। सीता जी और दादा दादी सुबह से वही थे, उन्हें भी आराम की जरूरत थी, तो अशोक जी ने उन्हें घर भेज दिया। सीता जी जाना तो नहीं चाहती थी, फिर भी अशोक जी के कहने पर वो चली गई। बाकी अशोक जी सार्थक के पास कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए चले गए। अक्षत और ईशान अनामिका के वार्ड में थे। ईशान कुछ देर रुकने के बाद कुछ हल्का खाना लेने चला गया, और अक्षत वार्ड में ही था। वो प्यार से अनामिका का सिर सहला रहा था। उसने कहा,
जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालात हुई है, उसे भी इसकी आचे कीमत चुकाने होगी। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने झुककर अनामिका के सर पर हल्की से किस के और फिर वार्ड से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही अनामिका ने अपनी आंखें खोली और आराम से उठकर बैठ गई। हालांकि उसकी बॉडी हल्का पेन कर रही थी, पर फिर भी उसने अपने चेहरा पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो कब का जाग गई थी और उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने हेडरेस्ट से अपना सिर टिका दिया और कुछ सोचने लगी। अचानक ही उसके चेहरे पर अजीब से स्माइल आ गए, जैसे वो यही तो चाहते थे। अब इसका क्या मतलब था ये तो बाद में पता चलेगी। ऐसे ही देखते 10 दिन बीत गए और आखिर 10 दिन पूरे हो गए। इन 10 दिनों में अनामिका ने सच में ये महसूस किया कि एक परिवार होता कैसा है, क्योंकि इन 10 दिनों में किसी ने भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था और अब वो बिल्कुल ठीक थी। और अशोक जी ने भी सारे इंतजाम कर दिए थे। वो लोग डायरेक्ट यहाँ से अस जाने वाले थे अपनी प्राइवेट जेट से। सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी थी। हल्की वहाँ पर भी उनका खुद का मेंशन था, तो चीजों की कमी नहीं थी। खैर इस समय अनामिका के वार्ड में आरव मौजूद था, तो अपनी जोक से अनामिका को हंसा रहा था, जिसे अनामिका भी एंजॉय कर रहे थे। इन दिनों उसके सभी भाई उसके लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए थे। उसके कुछ बोलने से पहले ही वो लोग उसकी हर एक विश पूरी करने के लिए रेडी रहते थे। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और अक्षत और अशोक जी अंदर आए। अक्षत ने आते ही झट से पहले अनामिका को अपनी गोद में उठा लिया और पीछे खड़े अशोक जी न मुंह देखने लायक था। उन्हें अपने बेटे से ही जलन हो रहे थे। उन्होंने प्यार से अनामिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसे हैं आप प्रिंसेस? अनामिका ने वैसी हल्की कमजोर आवाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, और हल्का सा मुस्कुरा दी। अक्षत ने कहा, लेट्स गो प्रिंसेस, और उसे लेकर सभी वहां से निकल गए। अनामिका को पहले ही सीता जी ने टेयर कर दिया था और वो बिल्कुल डॉल जैसे लग रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियों का काफिला निकला। अनामिका बीच वाले कार में थी। सीता जी और दादा और दादी डायरेक्ट मेंशन में कुछ चीजें सेटल करके जाएंगे। आरव और वेद यही रहने वाले थे कुछ दिन उनकी स्कूल के कारण, और ईशान के फुटबॉल कंपटीशन था, इसलिए उसे जाना पड़ा। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर अनामिका के कहने पर उसे जाना पड़ा। अनामिका नहीं चाहती थी कि वो अपना इतना इम्पोर्टेंट दिन मिस करे। कुछ देर बाद अनामिका सीता जी के गोद में सर रखे हुए थी। वो लोग जेट के अंदर बैठ चुके थे। अनामिका भी आंखें बंद किए हुए सुकून से लेटी थी। उसने सीता जी को दिल से अपनी मां मान लिया था। जेट जमीन से धूल उड़ट हुए ऊपर आसमान की तरफ चल दी। अनामिका ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसका चेहरा हद से ज्यादा शांत था, जैसे तूफान के पहले की शांति हो। उसने अपने मन में कहा, मैं जल्द वापस लौटूंगी, सबकी बर्बादी के साथ। अपनी बर्बादी का इंतजार करना। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। 5 साल बाद न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, रात का वक्त। दूर आसमान में गगनचुंबी इमारतों की चमकती लाइट्स, जो जमीन पर अपनी रोशनी बिखेर रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैनहट्टन के एक सुनसान स्ट्रीट पर, जहां आमतौर पर रौनक होती थी, अब अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। तेज हवा इमारतों के बीच सरसराती हुई दौड़ रही थी, जैसे किसी की वापसी की खबर फैला रही हो। सड़क किनारे लगे हल्की झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट्स अपनी पीली झिलमिलाती रोशनी से हल्का उजाला फैला रही थी। लेकिन उस रोशनी में एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे उसे किसी का डर न हो। हर एक कदम पीछे अपनी छाप छोड़ते जा रही थी। एक लड़की सर से पांव तक प्योर ब्लैक आउटफिट में लिपटी हुई। उसके पैरों में सधे हुए कॉन्फिडेंट कदम, चेहरे पर ब्लैक हुडी का गहरा साया, जिससे सिर्फ उसकी ठंडी नीली आंखों की चमक झांक रही थी। हाथ जैकेट की जेबों में छिपे हुए। चलते वक्त उसके चारों ओर की हवा में भी अजीब सा खौफ था। वो किसी तूफान की आहट थी, चुपचाप मगर खतरनाक। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चलते हुए जिस्म पर पड़ रही थी, और जमीन पर उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, डरावनी, ठंडी और रहस्यमयी। अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज आई, जैसे उसने हद से ज्यादा पी रखी हो। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसके कपड़े गंदे थे, आंखें लाल, और शराब की बदबू पूरे माहौल में फैल गई। हे बेबी, स्टॉप, उसने बेहूदगी से कहा और उस लड़की के करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। लेकिन वो विदेशी शराबी आदमी यही नहीं रुका। वो भी उसके पीछे पीछे आने लगा और उस लड़की को चिल्लाते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल, वॉकिंग अलोन एट नाइट, डेंजरस, डोंट यू थिंक, और आर यू लुकिंग फॉर सम कंपनी? उस आदमी के शब्द सुन उस लड़की के चलते कदम वही थम गए। उसने हल्के से मुड़कर उस शख्स को देखा, और कुछ पल उसका चेहरा देखने के बाद
उसने हल्के से अपनी गर्दन टेढ़ी की और उसके चेहरे पर हल्की से मजाक उड़ने वाली स्mirk आ गई। उसने हल्के मगर मॉकिंग टोन में कहा, You think I am weak because I am alone. फिर थोड़ा रुककर, I'll dig your grave with your own bottle. उसने डेंजरस वे में अजीब से टोन में उस शराबी से कहा। उसकी बात सुन वो शराबी जो नशे में था, गुस्से से पागल हो गया। उसे ये काफी इंसल्टिंग फील हुआ। उसने गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहा, You little BTCH. Who the hell do you think you are? We broken girls like you. कहकर वो उसके तरफ अपने हाथ पे पड़ी शराब की बोतल से उसकी तरफ गुस्से से फेंका। लेकिन सामने खड़ी उस लड़की की गहरी ब्लू आइज अब डार्क होने लगी थी। उसने बिना किसी एफर्ट के उस बोतल को पकड़ लिया जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। अंडरस्को TCH 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 रॉन्ग मूव उद्धरण चिन्ह। बस अचानक से उस सर्बी के चिल्लाने की आवाज आई। वक्त जैसे थम सा गया, क्योंकि उस लड़की ने उसी बोतल से उस सर्बी के सर पर दे मारा, जिससे उसके सर से खून पानी की तरह बहने लगा। वो अपना सर पकड़े गुस्से से सामने खड़ी उस पतली दुबली लेकिन कहाट्रैंक लड़की को देख रहा था, जो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रही थी। उसकी हर चाल में अजीब सा खौफ मौजूद था, जिससे उस आदमी को कांपने पर मजबूर कर दिया। वो धीरे से उसके नजदीक आए और अपने पंजों के बल बैठे कर उसने बिना किसी रहम के उस आदमी के बालों को पकड़ा और वैसे ही खड़ा किया, जिसे उस इंसान की एक दर्दनाक चीख उस सुनसान सड़क पर गूंज उठी। उस लड़की के बस नीली आंखें ही देख रही थे, क्योंकि फेस मास्क से कवर था, और फिलहाल तो उन आंखों में अभी कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। उसने झटके से उस आदमी के सर को बेरहमी से पास के ही खंभे की तरफ दे मारा, और बस उस शराबी को चीखने तक का मौका नहीं मिला, और ऑन द स्पॉट उसकी वही डेथ हो गई। और सामने वो लड़की बिना किसी भाव के उस इंसान के डेड बॉडी को देख रही थी। वो ऐसे खड़ी थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि अभी अभी उसने किसी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। न कोई डर, न कोई जज्बात। उसने सर्द आवाज में उस बॉडी को देखते हुए कहा, सी यू सून इन हेल। उसके फेस पर एक एविल स्माइल आ गई। उसने आराम से अपने पॉकेट से फोन निकला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ दो रिंग जाने पर किसी ने फोन उठाया, और उधर से कोई कुछ कहता उससे पहले ही उस लड़की ने अपनी सर्द आवाज में ऑर्डरिंग टोन में कहा, कम विद इन अ मिनट। इतना कर उसने फोन कट कर दिया। वही कुछ देर बाद ही वहां एक ब्लैक रोल्स रॉयल आकर रुकी। उसके पीछे 3 बोगटी भी रुकी, जिसमें से बहुत सारे गार्ड्स बाहर आए और सर झुकाकर खड़े हो गए। पीछे वाले से एक 24-25 साल का लड़का जल्दी से बाहर आया और तुरंत उसके सामने जाकर बिल्कुल स्ट्राइट खड़ा हो गया और कहा, बॉस कार रेडी है। उसकी टोन बिल्कुल रोबोटिक साउंड कर रही थी। नजरें अब भी नीची थी, क्योंकि सामने खड़ी लड़की भले ही उम्र में उससे छोटी हो लेकिन थी बहुत खतरनाक और क्रूर। उसकी बात सुन उस लड़की ने बिना किसी रिएक्शन के बस सर हिला दिया और रॉयल कार की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, क्लीन दिस मेस, और सीधे अपनी कार की तरफ चल दी। पीछे खड़ा असिस्टेंट, जो अब तक अपनी सांसें रोके खड़ा था, उसने तुरंत सामने पड़े डेड बॉडी को देखा और अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ले। पता नहीं क्यों लोग इस डेविल को ट्रिगर करते हैं। शायद उन्हें नर्क में जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होगी। अर्जुन ने मन में सोचा, और एक बार तो उसकी बॉडी को देखकर वो भी कांप गया, क्योंकि सामने पड़ी बॉडी का सर इतनी जोर से उस खंबे पर मारा गया था जिससे उसका सर फट गया था। कोई नॉर्मल इंसान देखे तो सच में वो बेहोश हो जाए। बॉस, आप सच में क्रूर हैं। उद्धरण चिन्ह कहकर उसने मुड़कर एक बार जाती हुई उस लड़की को देखा, जिससे बड़े बड़े लोग भी सामने खड़े होने से डरते थे। अर्जुन ने तुरंत एक गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में उस बॉडी का नमो निशान वहां से हट गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ ही देर में सारी गाड़ियों का काफिला वहां से गायब हो गया। वही न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक रोल्स रॉयल कार तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके अंदर वही लड़की बैठी थे। कुछ देर बाद उसकी कार एक बहुत ही लग्जूरियस रेजिडेंटल एरिया में एंटर करती है। कुछ देर बाद उसकी कार एक लग्जूरियस पैलेस के डोर से एंटर करती है। अंदर एंटर करते हैं एक बड़ा सा फाउंटेन बीच में था और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। हर तरफ खूबसूरत लाइटिंग की हुई थी। प्योर मार्बल से बना वो डार्क विला खूबसूरत होने के साथ डेंजरस वाइब भी दे रहा था। हर तरफ स्पेशल ट्रेंटेड गार्ड्स मौजूद थे। सभी के यूनिफॉर्म पर एआर का यूनिक डिजाइन का सिंबल था, जिसमें टाइग्रेस के खास झलक थी। सभी बॉडीगार्ड्स बहुत है स्ट्रांग और वेल ट्रेनेड थे, जो अकेले ही 50 लोगों को ऐसे है संभाल सकते थे। तभी एक बॉडीगार्ड जल्दी से सामने आया और कार के बाहर खड़ा हो गया। तभी उस कार के अंदर से 2 पतले पैर बाहर आए।
उस लड़की के निकलते ही सभी ने सम्मान से अपनी सर झुका लिया। कार को ऐसे है चोर, वो सीधे अंदर पैलेस की तरफ चली गई। उसका और इतना डेंजरस था कि किसी की नजरें तक उठाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर बाद वो अपने लग्जूरियस रूम में इंटर हुई। उसके अंदर आते ही लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गई। पूरी रूम का दमचाकल ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन का था। उसने अपने जैकेट उतरी और सीधे काउच पर बेतरकीबी से फेंक दी और मिरर के सामने खड़े होकर कुछ पल अपना चेहरा देखा जो मास्क से कवर था। उसने हल्के से अपना मास्क उतारा और एक चेहरा सामने आया। ये कोई और नहीं बल्कि अनामिका थी, अनामिका राठौर, जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गई थी। बड़ी बड़ी घनी पलके, छोटा सा खूबसूरत चेहरा, परफेक्ट ग्लॉसी लिप्स, बॉडी ऐसी कि बड़े बड़े मॉडल को भी पीछे छोड़ दे। खूबसूरती ऐसी जिसका कोई जवाब नहीं, कोई देखे तो नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। और उस पर लंबी रेशमी बाल जो कमर तक लहरा रहे थे और सभी पर चार चांद लगाती उसके डीप ओशन ब्लू आईज जिसमें कई राज दफन हैं। उसकी आंखों अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, जिसमें कोई इमोशन नहीं थे। वो एक तक अपने चेहरे को देखती रही। उसके चेहरे पर कुछ खून के चिन्ह पड़े थे। वो अलग ही खतरनाक वाइब दे रहे थे। एक्ने की उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। एक ऊंची बिल्डिंग के मीटिंग रूम में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने है चेयर पर अनामिका आराम से बैठे हुए थी। उसके फेस पर मास्क था और ठीक उसके बगल में अर्जुन खड़ा था। उसकी गहरी नजरें रॉबर्ट पर टिकी हुए थे, जैसे अंदर थक झक रही हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन लोगों को क्यों यहाँ बुलाया गया है, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी ने नहीं की। रॉबर्ट विल्सन के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंद आ गई, लेकिन फिर भी अपने आप को काम रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। अनामिका के फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जो मास्क के पीछे छुपे हुए थे। रॉबर्ट एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट लिए कहा, AR, आई होप वी कैन स्टार्ट अफ्रेश टुडे। मर्जर के डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज्ड हैं, बस आपकी सिग्नेचर बाकी है। रॉबर्ट की मुस्कुराहट एक अनामिका ने कुछ पल उसे देखा, फिर भी टेबल पर रखे अपने पेन को घुमाते हुए कहा, डॉक्यूमेंट्स पढ़े मैंने, लेकिन जब पार्टनर ही असली ना हो तो डील असली कैसे हो सकती है, मिस्टर विल्सन। रॉबर्ट की मुस्कुराहट एक पल के लिए फीकी पड़ जाती है, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने कंफ्यूजन से कहा, एक्सक्यूज मी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इम्प्लाइंग। आराम से चेयर पर लीन होकर कहती है, आई बहुत कुछ समझने लायक नहीं बचा है, रॉबर्ट। अर्जुन आगे बढ़ता है, एक फाइल टेबल पे रखकर उसकी तरफ कर देता है और कहता है, अंडरस्को ट्रेवेना कॉर्पोरेशन के CEO कार्टर के साथ की गई तुम्हारी मीटिंग की डिटेल्स, वायर ट्रांसफर्स और लीक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स। रॉबर्ट बिल्कुल शौक रह जाता है। उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो की क्रूलिटी के बारे में अच्छे से जानता था, फिर भी लालच के कारण उसने ये सब किया। लेकिन अब पीछे हटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसके चोरी पकड़ी गई थी। फिर भी गुस्से से कहता है, W8, दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम खुद को समझती क्या हो? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और हैरानी भी कि सामने इस छोटी लड़की ने इतना सब कैसे पता लगा लिया, जबकि उसने बहुत सेक्रेटली ये सब किया था। TCH.TCH.TCH, you know what I hate liars। यानी अनामिका ने ठंडी आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और तुमने हो वही गलती कर दे, कहकर वो सर्द निगाहों से रॉबर्ट को घूरने लगते हैं। रॉबर्ट गुस्से से डायरेक्ट गुण अनामिका पर गन पॉइंट कर देता है। यू आर फिनिश। हाँ, क्या मैंने तुझे डबल क्रॉस? क्योंकि जब से तू इस बिजनेस वर्ल्ड में आए हैं, तूने मेरा कितना नुकसान किया है। पर अब, कहकर वो हंसने लगा, अब तू बचेगी ही नहीं तो फिर यहाँ मेरा राज चलेगा, अंडस्को। कहकर वो बेवकूफों की तरह हंसने लगता है। अनामिका बिना किसी भाव के उसे देखने लगते हैं। साइड में खड़ा अर्जुन रॉबर्ट को ऐसे देख रहा था जैसे कोई पागल हो, और उसे उसके लिए दया आ रही थी। अब खुद देवल के सामने उसे ही धमकी दे रहा है। अनामिका ने सर्द आवाज में कहा, आवाज नीचे रॉबर्ट, अपने औकत से बढ़कर काम किया है तुमने। आई हेट चीटर्स, नाउ पे फॉर दिस। कहकर उसने एकदम से अपनी रिवॉल्वर निकाली और डायरेक्ट रॉबर्ट को शूट कर दिया। रॉबर्ट की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझने का मौका ही नहीं मिला कि अंडस्को हुआ क्या। गोली, उद्धरण चिन्ह, सीधे उसके सर के बीचों बीच लगी थी। वो किसी टूटे हुए पत्ते की तरफ सीधा चेयर पर गिर जाता है। वहां ऑलरेडी कुछ लोग मौजूद थे। सबकी सांसें रुक जाती है और खौफ भरी नजरों से सामने को देखने लगते हैं। उन्होंने सोच लिया था, गलती से भी को कभी धोखा देने का सोचेंगे भी नहीं। अनामिका ने सर्द लहजे के सबको देखते हुए कह, गैडबर एक दीमक की तरह होता है
और मुझे गद्दारों से सख्त नफरत है। उसकी बात सुन सबकी के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंद देखने लगी थी। किसी ने अनामिका की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं की। अनामिका चेयर से उठती है और बिना किसी को देखे जाते हुए कहते हैं, क्लीन द गार्बेज। अर्जुन गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और अनामिका के पीछे चल जाता है। अंडस्को अनामिका अपने ऑफिस में जाती है। उसका शानदार केबिन सिंपल बट एलिगेंट था। वो सीधे जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और अपना मास्क उतर देती है। अब उसका खूबसूरत सा छोटा सा चेहरा सामने आता है। तभी अर्जुन अंदर आता है और एक पल के लिए अनामिका को देखने लगता है। वो सच में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल एंजल की तरह। लेकिन जल्दी है होश में आता है और अभी कुछ देर पहले का सीन उसके दिमाग में चलने लगता है। वो कांप जाता है और मन में कहता है, बस शकल से है मासूम है ये, बाकी तो पूरी डेविल है। कहकर अपना ख्यालों को झटकता है और कामली कहता है, अंडस्को बॉस, आपके दादाजी का लगातार कॉल्स आ रहे हैं। उसके बाद सन अनामिका बस हम में जवाब देती है और उसे बाहर जाने का इशारा करती है। अर्जुन तुरंत केबिन से बाहर चला जाता है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, हे भगवान, कितनी खदुश है ये, स्माइल तक नहीं करती है। उसके बाद अपना फोन निकलता है और के ग्रुप में कुछ मैसेज करता है। आज उस रॉबर्ट ने बॉस को गुस्सा दिलाया और बेचारा भगवान को प्यारा हो गया, कहकर उसने थोड़ा मिर्च मसला लगा के ग्रुप में सेंड कर दिया। दूसरे तरफ से तुरंत रिप्लाई आया, क्या सच में उसने फिर एक को टपका दिया। एक और, अंडस्को तू बच के रह। दरअसल अर्जुन अनामिका के साथ पिछले 5 साल से था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो अनामिका के साथ ही रहता था। साय की तरफ कहने को तो वो उसे बड़ा था, लेकिन उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए बॉस कहता था। अनामिका ने उसे मना किया था पर वो नहीं माना। फिलहाल ये ग्रुप में लोगों के बारे में आगे जानेंगे। अर्जुन ऐसे ही बात करते करते अपने चला गया। अंदर अनामिका जो ग्लास वॉल के सामने खड़ी थी, उसने एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने पर तुरंत फोन पिक कर लिया गया, जैसे उन्हें फोन का ही इंतजार था। अनामिका ने शांत आवाज में कहा, दादू। उधर से थोड़ी भावुक आवाज आए, अनु कैसे हैं बच्चे, तू आ रही है ना? जल्दी आजा बच्चे, तुझे देखे कितने दिन हो गए। क्या तुझे अपनी बूढ़े दादा दादी की याद नहीं आती? अनामिका ने सॉफ्टली कहा, दादू आप जानते हैं न सब कुछ, और कैसे हैं आप? मेडिसिन टाइम पर लेते हैं ना? दादाजी यानी विशंभर राठौर कुछ पल के लिए खामोश हो गए, फिर कहा, सब जानता हूँ, लेकिन अब बस तू जल्दी आ जा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तेरी दादी भी बहुत याद करती हैं तुझे, और ये भी जब तक तेरा चेहरा नहीं देख लेता मैं कोई मेडिसिन नहीं लूंगा। वो एक जिद्दी बच्चे की तरफ जिद करने लगे। अनामिका ने शांत स्वर में कहा, कल आ रही हूँ मैं दादू, इसलिए आप जल्दी से पहली दवाई खा लीजिए। आप जानते हैं, मुझे आपकी हेल्थ को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं। विशंभर जी उसके कल आने की बात सुने खुशी से झूम उठे और उनकी आंखें नम हो गई। अंडस्को सच में मेरी बच्ची, अब तो मैं एक मेडिसिन भी मिस नहीं करूंगा, बस तू जल्दी आ जा। अनामिका ने उनकी खुशी अच्छे से महसूस की। उसने कहा, ठीक है दादू, अब मैं रखती हूँ, और कुछ बात कर फोन कट कर दिया। विशंभर जी से उसने जब वो आई थी अल्पविराम में तभी उसने फोन किया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके न मिलने पर पिछले जन्म में उसके दादू बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसके बाद वो हॉस्पिटल बेड पर ही रहते थे और बहुत कमजोर हो गए थे। वो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी वो, इसलिए उसने कॉल करके उन्हें सब कुछ बता दिया था और कहा था कि सबको ऐसा बोलने कि उन्होंने अनामिका को हॉस्टल भेज दिया है। इस बेड पर राठौर मेसियोन में बहुत हंगामा हुआ था कि बिना किसी पनिशमेंट और परमिशन के उसे बाहर भेज दिया। दादाजी ने कियारा की जान जाते जाते बची, वही कियार का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो यही चाहती थी कि अनामिका यहाँ कभी आए ही ना। इन सब चीजों को सोचते हुए अनामिका के फेस पर कोई भाव नहीं थे। उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। उसने कुछ सोचा और अर्जुन को बुलाया। अर्जुन कुछ देर में केबिन के अंदर आया तो अनामिका ने उसे कहा, जेट रेडी करो, हम 2 घंटे बाद इंडिया निकल रहे हैं। उसकी बात सुन अर्जुन ने हैरानी से कहा, पर बॉस हम तो कल जाने वाले थे ना? वो कंफ्यूज हो गया। अनामिका ने उसे एक नजर देखा, उसकी नजरें ही ऐसे थी कि अर्जुन चुप हो गया। उसे कभी कभी समझ नहीं आता था कि ये सामने बैठे लड़की इतना खतरनाक कैसे है। उसकी नजरें ही काफी थी इतना बताने के लिए कि अंडस्को आगे कोई और सवाल नहीं। अंडस्को वो तुरंत वहां से निकलकर अपने काम पर लग गया। अगर आज ही इंडिया जाना है तो कुछ चीजें क्लियर करने होगी। बिजनेस वर्ल्ड में ग्लोबल एंटरप्राइजेस की सीईओ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है।
आज तक कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादा लोगों ने उसे देखा है। वो एक मिस्ट्री की तरह है सबके लिए, लेकिन अ का खौफ इतना है कि लोग उसे दुश्मनी लेने से पहले 100 बार सोचते थे। अंडरस्कोर क्या होगा अनामिका के इंडिया जाने के बाद? टू बी कंटिन्यूड। अंडरस्कोर